Like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan and I am back with another important marathon related to the ZABIS Entrance Test 2025. तो आज की इस मैराथन में हम लोग ऑल द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द ZABIS के जो बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हम लोग इंशाल्लाह कवर अप करेंगे एंड सोलली पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। इवन इसमें वो क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं जो कि 2025 के टेस्ट में आए हैं। जो राउंड 1 का टेस्ट कंडक्ट हुआ हो चुका है जैबिस का इस ईयर का कराची में। उस राउंड में मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, उनकी फीडबैक में मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं। उसके अलावा जो जैबिस के बाकी सिटीज़ के कैंपसेज हैं वहाँ पर जो है वो इस ईयर का इवन राउंड 2 भी हो चुका है उनके कुछ कैंपसेज में। तो वो क्वेश्चन भी जो स्टूडेंट फीडबैक पे जो स्टूडेंट के डेटा के ऊपर मैंने इकट्ठे किए, जो स्टूडेंट्स टेस्ट में अपेयर हुए थे उनको भी मैंने इसमें ऐड किया एंड सोलली पास पेपर्स की डिफिकल्टी लेवल को मद्देनजर रखते हुए एंड सिमिलर क्वेश्चंस को और पास पेपर के क्वेश्चंस को ऐड किया गया। मैराथन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे दूं कि जितने भी बीएस के प्रोग्राम्स हैं जो कि साइंसेज से रिलेट करते हैं या कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं, जिसमें कंप्यूटिंग का प्रोग्राम है, सीएस, एआई, डेटा साइंसेज, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं जो जैबिस के डिफरेंट कैंपसेज में ऑफर किए जाते हैं, तो उनके पेपर पैटर्न में आपके पास 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। जर्नल या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, जिसको आप बेसिक मैथमेटिक्स भी कहते हैं, उनके 20 क्वेश्चन होंगे। आईक्यू के आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे एंड कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास जो है वो 30 क्वेश्चन होते हैं। सिमिलरली जो जितने भी प्रोग्राम अंडर ग्रेड के हैं रिलेट करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट साइंसेज से, सोशल साइंसेज से, एंटरप्रेन्योरशिप से एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से, उन सब प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके पास बेसिक या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के होते हैं, आईक्यू के 20 क्वेश्चन एंड जीके के 30 क्वेश्चन हैं। अब इंग्लिश में आपके पास क्या क्या होगा? एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, कॉम्प्रीहेंशंस हैं, उसके अलावा सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं कि एक वर्ड अंडरलाइन हुआ हुआ, हाईलाइट हुआ हुआ, आपने उसका रिप्लेसमेंट बतानी है, उसका सब्स्टिट्यूट बताना है, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वगैरह को इंसर्ट करना है। तो ये 5 जो चीज़ें हैं ये आपके इंग्लिश के पोर्शन के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। मैंने थॉरली इस मैराथन में कवर किए हुए इंग्लिश के सेक्शन में आप उनको देख सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स में यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें होंगी। अर्थमेटिक होगा, 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से होंगे आपके पास, अर्थमेटिक कैलकुलेशन से होंगे। तो बिल्कुल आपने इसी की जो डिफिकल्टी लेवल है उसी के मुताबिक प्रिपरेशन करनी है। सो अर्थमेटिक के आपके पास जो है ना वो 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन आपके पास अलजबरा के होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके पास वर्ड प्रॉब्लम के होंगे और फर्स्ट और 5 क्वेश्चन जो है वो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम्स के होंगे। तो 5 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स आगे, 5 अर्थमेटिक के आगे, 5 जो है वो अलजबरा से रिलेटेड आ जाएंगे एंड 5 क्वेश्चन जो है वो आपके पास जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे कि भाई अब जो कि आप कह सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम का रेशियो प्रोपोर्शन या परसेंटेजेस वगैरह का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, 20 क्वेश्चन आईक्यू के, इनके आईक्यू में मोस्टली सीरीज होती है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है, अल्फाबेटिकल भी हो सकती है, पिक द ऑड वन आउट होता है। तो सीरीज और पिक द ऑड वन आउट है, उसके अलावा रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास और डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। तो इनके आईक्यू में सिर्फ ये चीजें इंक्लूड है, एनालिटिकल पोर्शन इनके आईक्यू में इंक्लूडेड नहीं है। कंप्यूटर के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे प्लस आपके पास कन्वर्जन के क्वेश्चंस होंगे। तो इन डिटेल जो है इस मैराथन में कवर अप हुए हैं। जीके का जो पोर्शन है, चाहे वो आप एमएस के प्रोग्राम में जीके है या अंडर ग्रेड के प्रोग्राम में जीके है, तो वहां पर आपके पास जीके में करंट अफेयर्स होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इंटरनेशनल जो हैपनिंग है या की इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जितने भी एमएस के प्रोग्राम हैं उनको क्वान्टिटेटिव का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, आईक्यू और जीके का पोर्शन भी इस मैराथन के अंदर 100% कवर हो जाएगा। यस, उनको अपने सब्जेक्ट का पोर्शन अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो सैम्पल पेपर में उसकी परसेंटेज गिवन है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो उनको अपने अंडर ग्रेड के सब्जेक्ट्स के मुताबिक कवर अप करना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्विक ओवरव्यू दे दिया, पेपर पैटर्न के हवाले से बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स का जो हमारा सेक्शन है, उससे हम लोग जो है वो यहाँ पर इंशाल्लाह जो है वो हम स्टार्ट लेंगे। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड द इंग्लिश सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन करने के बाद हम आईक्यू के सेक्शन को कवर करेंगे, देन जनरल नॉलेज के सेक्शन को कवर करेंगे, फिर कंप्यूटर के सेक्शन को कवर करेंगे। तो आपने अपने पर्टिकुलर सेक्शंस को 100% इंशाल्लाह कवर अप करना है और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बेहतर बनाना है। इसके अलावा भी जो डिफरेंट प्रेप लेक्चर्स इस ईयर के 2025 के पैटर्न के मुताबिक एंड 2025 के क्वेश्चन की डिफिकल्टी के मुताबिक जो चैनल के ऊपर अपलोडेड है उनको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर जो है वो बना सकते हो। तो अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि आप सबका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अब हम आज का मैराथन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है जी 10x प्लस 24 की वैल्यू जो है ना वो 88 गिवन है और आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं 5x माइनस 24 की। ठीक है, 5x माइनस 24 की वैल्यू जो है वो आपसे पूछ रहे हैं।
तो 10x प्लस 24 है, सो 88 में से 24 को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, 24 उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। 10x इक्वल टू, जब इसमें से माइनस होगा तो पीछे बचेगा 4 मेरे पास, ठीक है, और 64 हो जाएगा ये, ठीक है जी, ये 64 हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं और x की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 64/10। 64/10 जब मैं करूँगा तो ऊपर आएगा 32, नीचे आएगा 5, तो 32/5 आ जाएगा। राइट साइड पे चलते हैं, 5x माइनस 24, तो 5 इंटू एक्स क्या था, 32/5 था। 32/5 में से 24 को माइनस कर लेंगे, 32 में से 24 माइनस होगा तो 8 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए बनता था। इजी क्वेश्चन है, कह रहा है उस्मान हैज एन एवरेज ऑफ 80 ऑन हिज फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स, if his average improves to 83 after getting the result of the third paper, तो उस्मान की फर्स्ट टू टेस्ट की जो एवरेज है वो 80 है, फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स की। अगर उसकी थर्ड पेपर के रिजल्ट के बाद एवरेज इंप्रूव होकर 83 हो गई है, तो देन हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन द थर्ड पेपर, सो तीसरे पेपर में उसने कितने मार्क्स जो है ना वो लिए हैं, थर्ड पेपर में उसने कितने मार्क्स लिए हैं। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे हम डिवाइड कर लेते हैं। अब फर्स्ट टू टेस्ट की जो एवरेज है ना वो 80 है, तो फर्स्ट टू टेस्ट की एवरेज जो है ना वो 80 है। लेट्स से टेस्ट 1 का स्कोर है x1 और टेस्ट 2 का स्कोर है x2, तो टू टेस्ट के स्कोर्स की एवरेज कैसे आएगी, फर्स्ट स्कोर प्लस सेकंड स्कोर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 80 आ रही है एवरेज। अब फर्स्ट टू का जो सम है ना वो है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 160। मैंने क्या किया, 2 डिवाइड हो रहा था वहां पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि थर्ड टेस्ट के बाद एवरेज बढ़कर 83 हो गई है, तो हमने ये बताना है कि उसने थर्ड पेपर में थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लिए हैं। अब तीन टेस्ट की जब मैं एवरेज निकालूंगा तो वो आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। अब तीन टेस्ट की जो एवरेज है वो तो इंक्रीज होकर हो चुकी है 83। फर्स्ट टू टेस्ट का सम मैं निकाल चुका हूँ फ्रॉम द फर्स्ट गिवन पार्ट, जो कि ये था कि जी फर्स्ट टू टेस्ट की एवरेज उसकी 80 है। तो x1 और x2 का सम क्या आया था मेरे पास 160, यहां पे पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 240 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 249। तो दिस इक्वेशन विल बिकम 160 प्लस x3 इज इक्वल टू 249। ये मैंने ब्रेक करके भी बता दें क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो किस तरह से किया है मैंने इसको कि 3 8 जा 24 तो वो 240 बन गया, 3 3 जा 9 बन गया, ऐड कर लिया मैंने, 249 आ गया था मेरे पास। 160 को राइट साइड पे ले जाएंगे, x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 249 में से 160 माइनस कर लेंगे, करेंगे 249 में से 160 माइनस हो जाएगा तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 89 आ जाएगी। ठीक है जी, 249 में से 160 को हमने क्या कर लिया है, माइनस कर लिया है। 9 में से 0 गया, 9 बचा, और 24 में से 16 गया तो 8 बचा। 89 जो है ना वो मेरे पास इसलिए यहाँ पे आंसर है। तो राइट चॉइस यहाँ पर क्या बनती है, राइट चॉइस यहाँ पर 89 बनती है। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक करने की एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोशिश कर रहा है, कह रहा है आर की वैल्यू जो है ना वो 5 ऑफ जी है। आर की वैल्यू क्या है, 5 ऑफ जी है, और 15 जी की वैल्यू 3 y है। तो आप बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू क्या है, 5 टाइम्स ऑफ जी है, 5 टाइम्स ऑफ जी है। जबकि जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो है 5g इज इक्वल टू 3y। कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 5 ऑफ जी आ गई है। y आ गया 5 ऑफ जी। हमने r निकालना था, अब r की वैल्यू क्या है, 5g है, सो y इज इक्वल टू 5g की जगह पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से आया। तो y सिंपली किसके इक्वल आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है। तो r की वैल्यू पूछी गई थी तो r जो है वो यहाँ पे सिंपली y के इक्वल है। द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज इज 53 पाउंड। तीन लड़कों की जो एवरेज वेट है ना, एवरेज उनका जो वेट है डैट इज 53 पाउंड। नॉट वन ऑफ द बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड। अब किसी भी एक लड़के का जो वेट है वो 51 पाउंड से कम नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट इन पाउंड्स ऑफ एनी वन बॉय। एक लड़के का मैक्सिमम पॉसिबल वेट क्या होगा। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल वेट तब आएगा एक बच्चे का जब बाकी दो बच्चों के जो वेट्स हैं वो मिनिमम है।
और मिनिमम वेट जो है वो इस क्वेश्चन में 51 पाउंड है। तो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 3 लड़कों का जो एवरेज वेट है ना 53 पाउंड है। तो 3 लड़के, मैं कहता हूँ पहले का वेट एक्स है, सेकंड बॉय का वेट वाई है और थर्ड बॉय का जो वेट है वो जी है। तो 3 लोगों की वेट की एवरेज कैसे आएगी? तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इज इक्वल टू 53। 53 उनकी एवरेज गिवन है ना, तो मैंने क्या किया, सिंपली एवरेज का फॉर्मूला लगाया है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो सम डिवाइडेड बाय एन कर, जितनी भी टर्म्स होती हैं सबको सम किया, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उन पर डिवाइड करेंगे। अब हमने वो सिचुएशन बतानी है कि जब एक बॉय का वेट मैक्सिमम आ जाए, तो मैक्सिमम पॉसिबल वेट आ जाए उस बॉय का इन पाउंड। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेट जो है ना वो हमने बताना है उस लड़के का। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेट तब होगा जब टू बॉयज का, ये जो फर्स्ट टू बॉयज हैं, इनका वेट लेट से मिनिमम होगा। और मिनिमम वेट कितना हो सकता है? 51 पाउंड, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि किसी भी लड़के का वेट 51 पाउंड से कम नहीं है, तो मिनिमम वेट 51 पाउंड है। मिनिमम वेट यहाँ पर क्या है? 51 पाउंड है। तो फर्स्ट बॉय का भी वेट हम 51 पाउंड प्लग इन कर देते हैं, सेकंड का भी इसमें 51 पुट कर देते हैं। तो जी का हमारे पास, जी बॉय का, थर्ड बॉय का मेरे पास मैक्सिमम वेट आ जाएगा। 3 5 जा 15, 150 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 159। एंड 51 और 52 को मैं ऐड करूंगा तो 102 आ। तो जो थर्ड बॉय है ना उसका जो जी है, ये जी लिखा हुआ है, ठीक है। 159 में से 102 राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो थर्ड बॉय का मैक्सिमम वेट कितना आ सकता है? एक बॉय का मैक्सिमम वेट 57 पाउंड आ सकता है। तो 57 पाउंड इज द आंसर है। नेक्स्ट इज वेरी इजी, गॉड मैथ्स रूल का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है, थमेटिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इंटरनल मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। इसके अंदर 4 आ जाएगा, -8 + 2 करेंगे तो 10 आ गया। 4 में से 10 चला गया, 4 में से 10 गया तो प्लस माइनस माइनस -6 हो जाएगा। 3 इंटू -6 किया तो -18 आ जाएंगे। ये तो सुपर इजी क्वेश्चन था, -18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्यूशन का। इंट्यूशन के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जहां पे हमने सोचना होता है और थिंक आउट करके आंसर देना होता है। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सोल्यूशन नहीं कर सकते, हम सॉल्विंग नहीं कर सकते। कह रहे इफ एन इज एन ऑड इंटीजर, एक बात ये पता चली है कि एन एक ऑड इंटीजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड। तो कौन सी ऑप्शन ऑड होगी? कौन सी ऑप्शन ऑड होगी अगर एन एक ऑड नंबर है? तो कौन सा ऑप्शन इनमें से हमेशा मुझे ऑड नंबर देगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है n+1। अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया करेंगे, कोई भी एक ऑड नंबर सपोज कर लें, तमाम वैल्यूज में प्लग इन करें और प्लग इन करके चेक करें कि क्या आंसर ऑड आता है कि नहीं आता। तो लेट से मैंने एक और नंबर सपोज कर लिया, n की वैल्यू को मैंने सपोज कर लिया 7। मैं तमाम ऑप्शन में प्लग इन करके चेक करूंगा। तो पहला ऑप्शन है ना n+1, n+1 में जब मैं इसको प्लग इन करूंगा तो बेटा ये आएगा 7+1, 7+1 की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये तो इवन नंबर आ रहा है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि भाई जिसमें ऑड पुट किया n और आंसर भी ऑड आ रहा है, तो पहले अटेम्प्ट में ही इवन हो गया। n+1 का होल स्केयर, n+1 तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। n+1 का होल स्केयर मैं चेक करता हूँ, n+1 का होल स्केयर मैं चेक करूंगा तो 7+1 का होल स्केयर है, 7+1 8 हो गया, 8 का स्केयर 64 आएगा। इवन नंबर का स्केयर इवन ही आता है, देखो ना, 2 एक इवन नंबर है, 2 का स्केयर करोगे तो इवन नंबर 4 ही आता है। 16 एक इवन नंबर है, स्केयर करोगे 256 आएगा, इवन नंबर आता है। 8 करके देखा आपके सामने, तो इवन का स्केयर तो इवन ही आता है, तो ये इवन बन रहा था। तो ये तो नहीं हो सकता। एन का स्केयर, ऑड का स्केयर करते हैं, ऑड का स्केयर किया मैंने, 7 का स्केयर 49 आ रहा है। अब ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बात बन रही है, ऑप्शन सी पे मुझे बात बनती भी तो नजर आ रही है। लेकिन मैं इसमें एक दो और ऑड नंबर भी पुट करके कंफर्मेशन पेपर में कर लूंगा, क्योंकि पेपर में मैं तो कंफ्यूजन का शिकार होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो 9 पुट कर लेते हैं, 9 का स्केयर भी ऑड आ रहा है। तो जिस तरह इवन नंबर का स्केयर हमेशा इवन आता था, इस तरह ऑड नंबर का स्केयर करने पे हमेशा ऑड नंबर ही आता है। तो ये ऑप्शन जो है ना मेरे पास करेक्ट है, ओनली दिस इज द करेक्ट चॉइस। तो ये ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है कि जब एन एक इवन नंबर, मैंने ऑड नंबर उसमें प्लग इन किया है, तो आउटपुट भी हमेशा ऑड ही, मस्ट बी ऑड ही आ रही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। द एवरेज निकालने का कह रहा है, नंबर्स की एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, आपके पास पेपर्स में एवरेजेस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए हुए हैं। 0+0+4+10+5+25 आ जाएगा। कितने नंबर हैं, सबको ऐड करेंगे, सबको डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पे, तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बनते हैं।
4 और 10 14, 14 में 5 आ गया 19 और 19 में 25 आ गया। ठीक है, तो ये क्या था 4 और 5 9 हो गया, 9 और 10 ये मैं यहाँ पे 25 लिख दिया है, ये 5 लिखा हुआ था, ये 5 लिखा हुआ है। हमारे पास क्या लिखा हुआ था, लास्ट नंबर 5 लिखा हुआ था। तो जीरो और जीरो, जीरो हो गया, जीरो और 4, 4 4 और 10 14, 14 में 10 आ गया तो 24 बन रहा है। अब ये करेक्ट कर लें इसको, 24 बन रहा है। सो 24/6 करेंगे तो 4 आ गया। तो ऑप्शन सी हेयर इज द करेक्ट चॉइस, 4 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैन वी सिंप्लीफाई टू, ये सारी की सारी वैल्यू कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है। तो एक ही नंबर है डिनोमिनेटर में, वही नंबर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, √5 आ जाएगा एलसीएम। तो 5 जब एलसीएम आएगा तो 3 इंटू √5, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसको √5 मिलेगा एलसीएम वाला, प्लस 2 आ गया, √5 वन जा √5 होता है 2 वन जा 2, -3 आ गया, √5 वन जा √5 होता है 3 वन जा 3 आ गया, √5 का स्केयर आ जाएगा 5। तो दिस इज 3 इंटू 5 15, प्लस 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √5 कर देंगे। 5 और 2 को ऐड करेंगे 17 हो गया, 17 में से 3 चला गया, 14 बाय √5 आ जाएगा आंसर मेरे पास। इस टर्म को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। डिनोमिनेटर में अगर एक ही टर्म हो तो वही टर्म जो है वो एलसीएम आती है, और ये जो √5 था ये एलसीएम की वजह से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ है। √5 का स्केयर इज 5, 5 इंटू 3 इज 15। तो 15 मेरे पास यहाँ पर ये बना था, 15 में 2 को ऐड किया 17, और 17 में से 3 चला गया तो 14 आ गया। कह रहा है नेक्स्ट नंबर बता दें सीरीज में। वैसे तो सीरीज का पूरा आईक्यू के अंदर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे बेसिक मैथ्स के अंदर ही मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। 6 से 11 बना, 11 से 21 बना, फिर 36 बना है, फिर 56 हो रहा है। तो फर्स्ट लेट मी चेक आउट कि क्या सीरीज के इन क्वेश्चन के अंदर टर्म्स ऐड होके जनरेट हो रही हैं, मल्टीप्लाई होके जनरेट हो रही हैं। तो 6 से 11 बना है, इसका मतलब है 5 ऐड हो रहा है। 11 से 21 गया तो यहाँ पे अगर मैं पैटर्न देखूँ तो 10 ऐड हो रहा है। 21 से 36 में 15 ऐड हुआ है। अगर ना पता चल रहा हो तो आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर लिया करें। 36 में से 56 बनने के लिए यहाँ पे तो +20 हुआ है। तो अगर मैं एक पैटर्न देखूं तो 5 के इंक्रीजिंग फैक्टर के साथ टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 56 में, अब 5 का जब इंक्रीजिंग पैटर्न करूंगा तो 20 तक तो पहुंच चुका था, 25 ऐड होगा, 20 में +5 के 25 ऐड होगा। 56 में जब आप 25 ऐड करेंगे तो आंसर 81 आएगा। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट चॉइस है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बहुत असेंशियल पार्ट होगा आपका जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है। इसके अंदर सना हैज $100 मोर देन रिया। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको कह रहा है कि सना के पास $100 ज्यादा है रिया से। आफ्टर सना स्पेंड्स $20 ऑन ग्रोसरीज, शी हैज 5 times as मनी एज रिया। हाउ मच मनी डज रिया है, रिया के पास कितने पैसे हैं हमने ये बताना। तो जो सबसे पहली बात हमें पता चली थी ना वो ये है, मैं इसको ग्रीन में हाईलाइट कर देता हूँ कि सना के पास $100 रिया से ज्यादा हैं। तो रिया के पास जितनी अमाउंट है उसमें 100 ऐड करें तो सना की अमाउंट बनती है, क्योंकि सना के पास रिया से $100 ज्यादा है। तो रिया के पास जितने पैसे हैं उनमें मैं 100 को ऐड करूंगा तो सना की अमाउंट आ जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम है ना, साथ साथ इक्वेशन कन्वर्ट कर लें तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होता, और है भी ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया है कि सना है $100, सना के पास रिया से $100, रिया की अमाउंट को आर कर लिया, सना की अमाउंट को एस कर लिया, रिया की अमाउंट में 100 ऐड किया तो सना की अमाउंट आ गई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन से क्या पता चल रहा है। कह रहा है आफ्टर सना स्पेंड्स $20 ऑन ग्रोसरीज। अब सना की अमाउंट थी एस, जिसमें से उसने अगर $20 स्पेंड कर दिए हैं, ठीक है, $20 स्पेंड करने का मतलब एस में से 20 माइनस हो गया, ये एस लिखा हुआ है, एस में से 20 माइनस हो गया। तो अब जो अमाउंट आई है ना सना के पास, सना की अमाउंट एस थी, उसमें से उसने $20 स्पेंड कर दिए तो एस -20 हो जाएंगे। भाई मेरे पास लेट से $200 है, मैंने $20 स्पेंड कर दिए तो पीछे रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास कितनी रह जाएगी, 200 -20 करूंगा। तो सना के पास अमाउंट एस थी, उसमें से 20 उसने स्पेंड कर दी तो एस -20 आ गई। तो अब वो कह रहा है कि जब सना ने $20 स्पेंड कर दिए तो अब जो पैसे बन रहे हैं वो 5 टाइम्स बन रहे हैं रिया की अमाउंट के। तो रिया की अमाउंट तो आर थी, तो 5 टाइम्स आर हो गए, 5 इंटू आर हो गए।
दो इक्वेशंस आ गई, दो ही अननोन्स हैं, एस भी अननोन है और आर भी अननोन है। यहाँ पे एक वेरिएबल एस है, सेकंड वेरिएबल आर है। सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग इनको, दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, सिंपली सॉल्व कर, सेकंड इक्वेशन से अगर मैं देखूंगा तो एस की वैल्यू आती है 5r+20, 5r+20 आ रही है अमाउंट, ठीक है। सो 5r+20 अमाउंट आ रही है मेरे पास, एस की वैल्यू जो आ रही है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू r+100। यहाँ पे जब मैंने ये अमाउंट, ये जो सेकेंड इक्वेशन से मैंने एस की वैल्यू निकाली थी, इसको मैंने प्लग इन कर दिया। तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा, 5r+20 इज इक्वल टू, ये जो साथ में r+100 पड़ा हुआ था वो तो अपनी जगह पर है। रिया की अमाउंट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। रिया की अमाउंट निकालनी थी, आर के लिए सॉल्व कर लिया। आर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, 5r में से आर माइनस हो जाएगा और 100 में से 20 माइनस हो जाएगा। 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, 100 में से जब 20 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 80 और 5r में से r चला गया, बचेगा 4r, 4 के साथ कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 20 आ गई। तो रिया के पास जो है वो $20 हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है कि रिया के पास डॉलर्स जो है वो 20 हैं। मैथमेटिक का क्वेश्चन आ गया, अगेन बॉर्ड मैथ रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 20+3 12+3, सो 12+3 करेंगे 15 आ जाएगा। 15 इंटू 2 अपनी जगह पे, -4 माइनस 100/20 हो जाएगा। तो 100/20, 0 के साथ कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, ये 5 आ गया। तो बॉर्ड मैथ रूल में आप क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट तो यहाँ पे है, एक ही थी, मैंने सॉल्व कर ली। उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं, 100/20 किया तो 5 आ गया, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर था नहीं मेरे पास, ऑर्डर कहते हैं पावर को, पावर तो यहाँ पे है ही नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन को करेंगे, ठीक है, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करूंगा जब मैं यहाँ पे, तो 5 × 2 करने पे ये आएगा 30, ये आएगा 30, ठीक है। और 5 × 2 30 हो गया मेरे, 15 × 2 30 हो गया मेरे पास। और -4 और -5, ये -9 बन गया। आंसर आता है 21, जो कि चॉइस ही नहीं है। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन बनता है वो ई बनता है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब भी बॉर्ड मैच रूल आएगा ब्रैकेट को, फिर अगर ऑर्डर है यानी पावर है तो उसको, पावर यहाँ पे थी नहीं, फिर डिवीजन को सॉल्व किया, 120 को डिवाइड करा तो ये 5 बन गया था। 5 और 4 9 बन गए थे, और 15 × 2 करने पे ये 30 बन गया था। 30 में से 9 गया 21, और 21 ऑप्शन में नहीं था। ए के लिए सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। ए वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 5a में से 3a माइनस कर लेंगे, 6 + 2 हो जाएगा। राइट साइड पे -2 जाएगा तो +2 हो गया। 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और a की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एलसीएम पूछ रहा है आपसे 12, 15 एंड 20 का। तो 12, 15 एंड 20 का एलसीएम पूछ रहा है, अगेन इजी क्वेश्चन है। 12, 15, 20, 2 के टेबल से कर लेते हैं। 6, 15 तो आता नहीं है, 10 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 आएगा। फिर ये 15, तो ये कोमा बढ़ा होगा, ठीक है ना, ये कोमा बढ़ा होगा, ये कोमा बढ़ा होगा। तो दिस इज 15, दिस इज 5, 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको पहले 5 से कर लेता हूँ। तो 5 से करेंगे तो 3 तो अपनी जगह पे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब नेक्स्ट 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 1 जा और 1 जा। तो 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 3 करेंगे 60 आ जाएगा। तो 20 × 3 करने पे क्या आ जाएगा, 60। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आएगा, x/2 + x/3 इज इक्वल टू 10। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा एलसीएम। जब दोनों नंबर एक टेबल में ना आते हो ना, और 2 ही नंबर्स हो, तो दोनों का मल्टीपल एलसीएम होता है, शॉर्टकट ये है। तो ये हो जाएगा 3 × x इज 3x, एंड दिस विल बी 2 × x विल बी 2x इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x और 2x, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 6 10 60। 5 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। x की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 12 आ गई है। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस। अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन द फर्स्ट 3 आवर्स। एक गाड़ी जो है 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है फर्स्ट 3 आवर में। देन इट ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर/आवर फॉर द रिमेनिंग 2 आवर्स। नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए वो 80 की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आपने यहाँ पे एवरेज स्पीड बतानी है, हमने एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट होगी,
एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि टोटल टाइम तो गिवन है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो 3 घंटों में कवर हुआ है, सेकंड पार्ट 2 घंटों में कवर हुआ है, रिमेनिंग जो पार्ट है, तो टोटल टाइम तो यहाँ पे क्या बन रहा है, टोटल टाइम यहाँ पर बन रहा है 2 + 3 = 5 आवर्स। कैसे, 3 आवर शुरू के और 2 आवर्स बाद के, 5 आवर्स टाइम बन रहा है। तो टाइम तो यहाँ पे 5 आवर्स बन रहा है। टोटल डिस्टेंस नहीं है गिवन, फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, शुरू का 120 है, अगले 2 घंटों का डिस्टेंस गिवन नहीं है, जबकि अगले 2 घंटों की स्पीड गिवन है। तो फर्स्ट 3 आवर्स का डिस्टेंस गिवन है 120, लेकिन नेक्स्ट 2 आवर्स की स्पीड गिवन है। तो 2 आवर्स की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड कैसे आती है, डिस्टेंस बाय टाइम करके आती है। तो स्पीड कैसे आएगी मेरे पास, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा, d/t करूंगा, डिस्टेंस बाय टाइम करूंगा। तो स्पीड आ रही है मेरे पास 80, डिस्टेंस है मैंने फाइंड आउट करना, ट्रेवल उसने किया है 80 की स्पीड के साथ, कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए। ये 2 आवर्स यहाँ पर गिवन था, 2 आवर्स के लिए उसने ट्रेवल किया। तो सेकंड जो पार्ट बनता है डिस्टेंस का वो 160 किलोमीटर बनता है। वैसे भी कॉमन सेंस अगर आप लगाएं, 80 की स्पीड से 1 घंटे के लिए चला है तो 2 घंटे के लिए 80 × 2 हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास। तो शुरू का डिस्टेंस कितना था, जो स्टार्टिंग डिस्टेंस, स्टार्टिंग 3 आवर्स, अर्ली 3 आवर्स का जो डिस्टेंस था वो 120 किलोमीटर था। नेक्स्ट 2 आवर्स का डिस्टेंस आया यहाँ पे 160, टोटल टाइम था 5 आवर्स। ठीक है ना, ये 160 बन गया था, टोटल टाइम था 5 आवर्स। ऐड करेंगे ऊपर आएगा 280, 5 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 3 और 0 30, 36, 5 6 ज़ा 30 आ गया। सो 56 किलोमीटर इसकी पर आवर इसकी टोटल एवरेज स्पीड बनती है। क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, वेरी इजी क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, √a = 8 × 0.5 हो जाएगा। 0.5 पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे 1 आएगा। जब भी पॉइंट खत्म करते हैं नीचे 1 आता है, और जितने भी डिजिट्स होते हैं ना पॉइंट के बाद उतने जीरोस लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया √a = 4 आ गया। कैंसिल होने के बाद ये 4 आ गया था। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ स्केयर ले लूंगा ताकि स्केयर रूट खत्म हो जाए। a की वैल्यू आ जाएगी 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहे हैं कि इन अ क्लास देर आर 60% बॉयज। एक क्लास है जहां पर बॉयज जो हैं वो कितने हैं, 60% है, बॉयज की परसेंटेज इज 60%, एंड अ टोटल ऑफ गर्ल्स इज 120 गर्ल्स, और गर्ल्स का नंबर गिवन है कि गर्ल्स जो है वो 120 हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमने टोटल नंबर बताना है स्टूडेंट्स का इन द क्लास। अब जब लड़कियां क्लास में 120 हैं और बॉयज 60% हैं, तो इसका मतलब है कि जो गर्ल्स हैं अगर उनको परसेंटेज में देखा जाए तो वो 40% बनेंगी। भाई बॉयज अगर 60% हैं तो रिमेनिंग गर्ल्स ही बचेंगी ना, और गर्ल्स कितनी है 120, जो कि बनती है 40% क्लास का। हमने क्लास का टोटल बताना है, तो हमने क्लास का टोटल बताना है। तो 120 40% बनता है, 120 कितना बनता है, 40% बनता है। हमने क्या करना है, हमने टोटल नंबर बताना है कि वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जहां पर कितने बनते हैं। हमने नंबर ऑफ बॉयज नहीं बताने, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बताना। तो बचपन में हम लोग परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज कैसे आती थी, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो किसी भी टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स हैं, टोटल से डिवाइड करते थे, इनटू 100 करते थे। अब 120 इस क्लास का टोटल टोटल नहीं बनता, इस क्लास का 40% बनता है जो कि लड़कियां हैं। तो 40% बन रही है कितनी वैल्यू, 120। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स निकालने हैं एक तरह से, x इंटू 100 कर लेंगे। ये x है और ये वाला इंटू इंटू का साइन है, x को ना हम टेढ़ा कर लेते हैं, ये x है।
और ये मल्टीप्लाई कर सकते। तो x के लिए 120/40 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा 12 और ये 30 बचा। 300 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, x की वैल्यू आ गई 300। 300 स्टूडेंट्स हैं क्लास में टोटल, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने। अगर बॉयज पूछ लेता तो तब भी हम पहले टोटल ही निकालते। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है 120, उसमें से माइनस कर लेते तो पीछे बॉयज आ जाने थे 180। तो बॉयज भी मैंने बता दिया कि 180 बनते हैं, सिंपल था। तो जब भी आपके पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज गिवन हो और वो स्पेसिफिक परसेंटेज का टोटल निकालना हो, तो आपने कैसे करना है कि आपने जो परसेंटेज गिवन है उससे डिवाइड करना है और इंटू 100 कर लेना है। इंटू 100 कर लेना है, आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या था कि 120 गर्ल्स थी, जो कि कितना बनती थी, 40% बनती थी, हमने टोटल निकालना था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि जो भी गिवन वैल्यू है ना, उससे क्या करोगे, गिवन परसेंटेज की वैल्यू से डिवाइड कर लोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व किया और आंसर आ गया। सिमिलरली मैं अगर ये कहता हूँ कि एक नंबर है जिसका 30% 75 बनता है, एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर, अगर ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर, पास पेपर्स में से इस तरह के क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर हुज 30% इज 75, वो नंबर बताओ जिसका 30% 75 बनता है। 30% क्या बनता है, 75 बनता है, तो वो नंबर आपने बताना है। तो वहां पे भी यही काम करेंगे। 75 गिवन नंबर है, कितने परसेंट है, वो 30% है, जो परसेंटेज है उससे डिवाइड कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 जा 25 जा 25 इंटू 10 250 आ जाए। और जब भी एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि जी 1600 है, इसका आप मुझे बताओ 20% कितना बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द 20% ऑफ 1600। तो किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो उस केस में क्या शॉर्टकट लगाना है, या क्या तरीका यूज करना है, परसेंटेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1600 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो परसेंटेज का साइन अब नेक्स्ट स्टेप में खत्म हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा, और फिर इसको कैंसिल कर लेंगे, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 बना, 1 और 2 1 और 0 10, 5 2 जा 10, 320 आ रहा है। तो 320 जो है ना वो बनता है 20%, किसका, 1600 का। तो जब परसेंटेज गिवन है और टोटल नंबर निकालना है, तो परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे। जब परसेंटेज गिवन है, जब नंबर गिवन है और उस नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये दोनों बातें पता होनी चाहिए ताकि क्विकली आप जो है ना इस तरह के क्वेश्चन को कर सकें। परसेंटेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में भी इंक्लूडेड हैं और पेपर में आएंगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट फिर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया। जॉन्स करंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। जॉन की जो अभी की एज है अपने बेटे की एज का डबल है। तो लेट से जॉन की एज जो है वो जे है और सन की एज लेट से एस है। तो जॉन की एज को मैंने जे से रिप्रेजेंट किया, सन की एज को एस से रिप्रेजेंट किया। जॉन की अभी की एज, बेटे की अभी की एज का डबल है, ट्वाइस है, तो 2s आ जाएगा। आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 55 years। 5 सालों के बाद उनकी एजेस का सम 55 years हो गया, 5 सालों के बाद। तो अगर अभी जॉन की एज जे थी तो 5 years के बाद उनकी एज J+5 हो जाएगी, और सन की एज अगर अभी एस थी तो 5 years के बाद उसकी एज S+5 हो जाएगी। दोनों की एजेस का सम 55 years बनता है। 5 साल के बाद जो दोनों की एजेस होंगी उनको ऐड करें तो उनका सम 55 years बन जाता है। अगर अभी जे है एज जॉन की तो J+5 5 years के बाद की, एस की एज, सन की एज एस है, 5 years के बाद उसकी एज S+5, दोनों को ऐड किया, आंसर 55 होना चाहिए। J+S इज इक्वल टू 55 माइनस 10 हो जाएगा, 5 और 5 ऐड करेंगे 10, 10 राइट साइड पे चला जाएगा, 45 आ जाएगा। तो दैट इज J+H। हमने J+S हमने जॉन की अभी की एज निकालनी है, जॉन की अभी की एज निकालनी है।
तो जॉन 2s के इक्वल था, यहाँ पे 2s हो जाएगा, जॉन की जगह पे 2s पुट किया। एस सन की एज आ जाएगी 15 ईयर्स सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये बनेगा 3s इज इक्वल टू 45 ना, एस आ गया 15। तो जॉन बेटे की एज का अभी करंटली जो है वो डबल है, 2 × 15 करेंगे तो जॉन की एज जो है ना वो कितनी है, अभी जो है वो 30 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट ₹400, अगर 10 पेंसिल्स की कॉस्ट और 5 पेन्स की कॉस्ट 400 है, लेट्स से पेंसिल्स की कॉस्ट x है और y जो है वो पेन्स की कॉस्ट है, सो 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू एक्स, 10 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स, 5 इंटू y एक पेन की कॉस्ट है, 5 पेन्स y की हैं, मिलाएंगे ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट बन रही है 400, ये गिवन था। पेन की कॉस्ट को y से रिप्रेजेंट किया है, पेंसिल की कॉस्ट को x से रिप्रेजेंट किया है। 10 पेंसिल्स बाय की हैं तो 10 इंटू एक्स, y पेन्स बाय की हैं तो 5 इंटू वाई, आंसर आ रहा है 400। अब आपको ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स बतानी है। अगर इफ द कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स इज ₹100, अगर 20 पेंसिल्स की कॉस्ट 20x की कॉस्ट 100 है, तो बताओ कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है। सो x के लिए सॉल्व कर लेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड x की वैल्यू 5 आ जाएगी। पेंसिल की कॉस्ट ₹5 आ गई, ₹5 आ गई। अब यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 5 प्लस 5y पेन की कॉस्ट है इक्वल टू 400, 50 हो गया, ये 5y इज इक्वल टू 400 माइनस 50, 400 माइनस 50, दिस विल बी 350, 5y कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा, 5 7 जा 35, 0, y की वैल्यू 70 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 70 आ गई। फोर मैन वाई हमने पेन की कॉस्ट बतानी थी और ए की पेन की कॉस्ट बतानी थी, वाई पेन की कॉस्ट है तो इसलिए 70 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इफ 4 men कैन डू अ जॉब इन 6 days, हाउ मेनी डेज विल 3 men डू द सेम जॉब। 4 लोग हैं, 6 डेज में ये काम करते हैं, कितने लोग कितने दिनों में 3 लोग काम करेंगे, सेम काम करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, गिवन जो वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवा लें और जो आस्क वैल्यू की वैल्यू गिवन है उससे आप डिवाइड करा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। तो 4 लोग 6 डेज में जॉब कर रहे हैं, ये गिवन डेटा है, 4 × 6, आस्क वैल्यू है 3 लोग कितने दिनों में काम करेंगे, पूछे जाने वाली वैल्यू के लिए 3 लोग गिवन है तो 3 से डिवाइड कर लें, ऊपर आ जाएगा 24, नीचे 3 से कैंसिल कर लेंगे, 24/3 8 आ जाएगा, तो 8 डेज में वो ये काम करेंगे। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, कितने लोग इतने दिनों में काम कर रहे हैं, तो आप बताओ कितने दिनों में कितने लोग काम करेंगे, या कितने लोग हैं, कितने लोग चाहिए होंगे अगर मैं इतने दिनों में काम करना चाहता हूँ। तो जो भी गिवन डेटा है हमेशा उसको मल्टीप्लाई करवा लें, जो वैल्यू पूछी हुई है उससे डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉन्ड मैथ्स का सेक्शन जो है वो पूरा हुआ। अब हम चलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, तो आपकी कवर अप होगी। अब जो आपके टेस्ट के अंदर होगा इंग्लिश का पोर्शन, तो इंग्लिश के पोर्शन में एंटोनिम्स हैं। पहले ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम पूछ रहे हैं आपसे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज होती है कि जिसमें से लाइट पास हो जाती है, लाइट पास हो सकती है, लाइट गुजर सकती है, वो लाजमी नहीं है कि कलर्ड ना हो, वो कलर्ड भी हो सकती है। भाई मेरे पास एक लाइट ब्लू कलर की ट्रांसपेरेंट शीट है तो उसमें से भी तो लाइट पास होगी, तो कलर्ड नहीं बनता उसका एंटोनिम। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंट क्लियर है, क्लियर तो है बट लाइट पास आउट हो सकती है। डार्क इसका यहाँ पे ज्यादा बेहतर एंटोनिम बनता है, डार्क। एंटोनिम बताना, ऑपोजिट होना है। एफिलिएट, एफिलिएट का मतलब होता है कि अगर किसी के साथ कोई एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन होती है, ताल्लुक होता है, राबता होता है, पार्टनरशिप हो सकती है। अगर मैं कहता हूँ ही इज माई एफिलिएट, तो मेरे साथ एसोसिएटेड है, मेरे साथ उसका ताल्लुक है। ठीक है, तो एसोसिएटेड है वो मेरे साथ, तो हमने एंटोनिम बताना है। एसोसिएट वन से ये तो इसका सिनोनिम बनता है, हमसे एंटोनिम पूछा गया है, इसका एंटोनिम बनेगा कट अवे, किसी से ताल्लुक खत्म कर देना, किसी से राबता तोड़ देना, छोड़ देना। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है कि समथिंग इज प्लेंटी, मोर देन इनफ है, सरप्लस है, एक्स्ट्रा अमाउंट में चीजें पड़ी हुई हैं। एंटोनिम क्या आएगा, स्कार्स, स्कार्स का मतलब है जब कोई चीज बहुत ज्यादा कम है,
जेनरस का मतलब होता है काइंड, चैरिटेबल, दूसरों का ख्याल करने वाला। ऑपोजिट इसका क्या आएगा? सेल्फिश। तो आंसर जो है ना वो सी है। परमानेंट वो चीज़ है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, इटर्नल है। हमने ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट क्या होगा? टेम्परेरी है, आरजी। तो बहुत इजी था। सिनोनिम पूछ रहे हैं आपसे एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर। ठीक है, इन ऑप्शन में से फेमस बनेगा। एमिनेंट, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट भी इसके लिए वर्ड यूज है, जाना माना, उसको सब जानते हैं, मशहूर है वो। तो फेमस ज्यादा बेहतर चॉइस यहाँ पे बनती है। नाम, नाम का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई बॉडी पार्ट, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि जी कोई बैठा हुआ है बहुत देर से एक ही पोस्चर में, तो वो कहता है कि यार मेरा बाजू सो गया या मेरी पाँव सो गई, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में नम हो जाना। ये मूव नहीं कर रहा, आपको फील नहीं हो रहा, आपके लिए वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिव हो गया। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिंग, नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पैरालाइज हो जाना, स्टक हो जाना एक जगह पे, पैरालाइज, इसको आप इजीली आप मूव नहीं कर सकते। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है सीक्रेट, छुपाया हुआ, हिडन। तो यहाँ पे राइट चॉइस क्या बनेगी? हिडन बनेगी। सिनोनिम बता रहे हैं तो हिडन बनेगी। इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी, खुश होना। तो डिलाइटेड यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है, सिनोनिम बताना था। ऑपोजिट तो इसका डिप्रेस बनेगा, एनॉयड बनेगा। विविड, विविड होता है समथिंग विच इज वेरी कलरफुल, विच इज वेरी ब्राइट, विच इज वेरी प्रोमिनेंट, विविड। तो विविड का सिनोनिम होगा यहाँ पे ब्राइट। अच्छा जी, पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ के आंसर देना है। अच्छा, सम टाइम एक ही पैसेज में से क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 पूछे हुए, सम टाइम दो छोटे पैसेजेस में से 2 से 3 क्वेश्चन पर पैसेज पूछ के 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के पूरे हो जाते हैं। तो पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग बोर्न इनटू पॉवर्टी, मारिया प्रिजर्व्ड थ्रू हार्डशिप, spent long nights studying under dim light and working 2 part-time jobs during the day to support her family. After several years, she earned a scholarship to study medicine abroad. Her success was not a result of luck, but of hard work, sacrifice, and relentless determination. Years later, years later, she returned to her hometown as a renowned surgeon, offering free medical camps to those who couldn't afford healthcare. तो हमें मारिया के बारे में पता चल रहा है कि बावजूद इसके कि वो पॉवर्टी में, पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, ठीक है, पुअर सिचुएशन थी उसकी फाइनेंशियली, ठीक है, के बावजूद उसने हार्डशिप और प्रेजरवेंस दिखाई। प्रेजरवेंस का मतलब है कंसिस्टेंटली मेहनत करना। और वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, रात को स्टडी करती थी, और फिर उसको स्कॉलरशिप मिली, मेडिसिन पढ़ने अब्रॉड गई। और उसकी जो इम्पोर्टेंट बात पता चल रही है कि ये हाईलाइट मैं कर देता हूँ, तो उसकी जो सक्सेस है वो रिजल्ट ऑफ लक नहीं है बल्कि हार्ड वर्क है, सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी है, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है इंटेंस डिटर्मिनेशन, शदीद किस्म के उसके इरादे थे, वो डिटर्मिन थी। ठीक है, टोटली फोकस थी अपने गोल को अचीव करने के लिए। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस। कहते आप थोड़े अरसे बाद वो अपने, ईयर्स लेटर, सालों बाद वो अपने शहर में, होम टाउन में वापस आई, और उसने एज अ फेमस सर्जन जो है वो वहाँ पे जानी मानी जाती थी। और वो लोगों को फ्री मेडिकल कैंप्स उनको देती थी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। व्हाट हेल्प मारिया सक्सीड द मोस्ट? फैमिली इनहेरिटेंस, स्कॉलरशिप्स, लक, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो स्कॉलरशिप उसको मिली है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की एग्जामिनर ने आपके साथ कोशिश की हुई है कि चॉइस में स्कॉलरशिप का वर्ड भी है, तो स्कॉलरशिप की मदद से वो पढ़ने गई है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी सक्सेस जो है वो लक का नहीं बल्कि हार्ड वर्क का रिजल्ट है। मैंने पहले ही उसको हाईलाइट कर दिया। रिलेंटलेस, इंटेंस किस्म की उसकी जो डिटर्मिनेशन है, सेक्रीफाइस है, तो डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क यहाँ पे ज्यादा बेहतर ऑप्शन। ठीक है, स्कॉलरशिप मिली है तो वो पढ़ने जा सके क्योंकि फाइनेंशियली उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ज्यादा क्लोज चॉइस आपने हमेशा मार्क करनी है। व्हाट इज मारियाज बैकग्राउंड लाइक? रिच तो नहीं था, पुअर था उसका, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था पॉवर्टी का। सो पॉवर्टी मीन्स पुअर, गुर्बत। What can be inferred from Maria's return to her home? She forgot her past. No, वो तो आके लोगों की मदद कर रही थी। She wanted to give back to society. Yes. तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि जो उसके पास जैसे लोग हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीट करती थी। मारिया जर्नी प्राइमरीली रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ
तो पूरे पैसेज का थीम पूछ रहा है। जेलसी तो नहीं है, सेक्रीफाइस है, यस, डिटर्मिनेशन है, रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन है, इंटेंस किस्म की हार ना मानने वाली डिटर्मिनेशन थी। हाउ डिड मारिया स्टडी एट नाइट अंडर डिम लाइट, ये तो बहुत ईजी था क्योंकि वो डिम लाइट में पढ़ती थी। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स आपने पुट अप करने हैं। जो वर्ड यहाँ पे क्या होगा आपके पास इटैलिक में होता है या अंडरलाइंड होता है, तो उसका आपने रिप्लेसमेंट ढूंढनी होती है चॉइसेस में से क्या है। द फ्राउन ऑन मैन फेस, फ्राउन कहते हैं एंगर को, बड़ा शदीद गुस्सा होना, उसको कहते हैं फ्राउन। ऑन मैन फेस शो दैट ही वाज डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज का मतलब क्या है कि वो नाखुश था, खुश नहीं था। तो फ्राउन मींस एंगर, लुक ऑफ फेयर नो, लुक ऑफ एंगर यस, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। शी गेव अ फॉल्स नेम टू हाइड हर आइडेंटिटी, फॉल्स का मतलब ये होता है कि कोई रॉन्ग नेम बताना, कोई निक निक नेम तो नहीं इसको कहेंगे। निक नेम तो किसी का वो नेम होता है ना जो कि प्यार से या मोहब्बत से किसी को कोई निक नेम कहता है। एलियस कहेंगे इसको, तो एलियस, एलियस, ताकि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा सके। तो जो नेम रखा जाएगा उसको आप एलियस कहें। ठीक है। ही वॉज नोन फॉर हिज ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस कहते हैं सच्चाई को, ऑनेस्टी को। तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, जेलसली, फेयर, तो यहाँ पे तो ऑनेस्टी बनता है आंसर। द पर्सन हु राइट्स फॉर अ न्यूज पेपर अराइव्ड एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब यहाँ पे चॉइसेस क्लोज हैं, टाइपिस्ट, रिपोर्टर, एडिटर, पब्लिशर। पर्सन जो कि न्यूज़पेपर के लिए लिखता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आता है। देखें एडिटर भी तो न्यूज़पेपर में लिख सकता है, एडिटिंग करता है, इवन वो अपना एडिटोरियल लिखता है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर जाते हैं सवालात करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो वो रिपोर्टर है, एडिटर नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आई, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी जाता है। एडिटर ओवरऑल न्यूज़पेपर में चेक करता है कि क्या चीज़ पब्लिश हो रही है, क्या नहीं पब्लिश हो रही है, कहीं पे करेक्शन की जरूरत है तो उसको करेक्ट करता है, और एडिटोरियल भी लिखता है। ठीक है, एडिटोरियल जो है उसके अंदर वो लिखता है, अपनी राय देता है, इजहार करता है अपनी राय का। आई फाउंड द मशीन दैट मेजर्स टेम्परेचर इन द ड्रॉर, तो वो मशीन बतानी है जो कि टेम्परेचर मेजर करती है, और वो मशीन उसको ड्रॉर में पड़ी हुई मिली है। फाउंड द मशीन, उस मशीन का नाम बताना है जो कि टेम्परेचर मेजर करती है। थर्मोस्टेट टेम्परेचर मेजर नहीं करता, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थर्मामीटर इज द डिवाइस जो कि क्या करती है, टेम्परेचर को मेजर करती है। तो इजी था। व्हेन द शिपमेंट डैश, अब हमने इनमें क्या करना है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेपोजिशन जो भी इंसर्ट करना है। व्हेन द शिपमेंट डैश ही विल डिस्पैच इट टू प्रॉपर डिपार्टमेंट। व्हेन द शिपमेंट अराइव, हैज बीन अराइव्ड, अराइव्स होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, साथ में एस आएगा क्योंकि सिंगुलर है, शिपमेंट है, एक शिपमेंट है, कलेक्टिव नाउन के तौर पे वर्ड हो रहा है। सो व्हेन द शिपमेंट अराइव्स, जब शिपमेंट आती है, आएगी, तो वो उसको प्रॉपर डिपार्टमेंट में भेज देगा, डिस्पैच कर देगा। दिस इज नॉट डैश काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी वांट टू प्रमोट। आर्टिकल प्लग इन करना है, आ आएगा, एन आएगा, दा आएगा, नन आएगा। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ, स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, खास प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो दा आएगा, आ नहीं आएगा। और एन तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू के साथ आता है, या ऐसे वर्ड्स के साथ आता है कि जो इसी तरह वॉवल्स की तरह ही साउंड करते हैं। ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स कहते हैं। if I will help you if dash time, I will help you if I have time होगा, have time क्यों, फ्यूचर की बात हो रही है, और had नहीं आएगा, और I के साथ has नहीं आता, have आता है। I के साथ, we के साथ, they के साथ have आता है। if I have time, she dash working here for 10 years before she retired, she has been working here for 10 years before she retired, ये रॉन्ग है क्योंकि बिफोर शी रिटायर्ड, से पहले के वो रिटायर तो पहले काम कर चुकी है, पास्ट की बात हो रही है। शी हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years बिफोर शी रिटायर्ड, रिटायर्ड होने से पहले उन्होंने यहाँ पे 10 साल काम किया ना, तो हैड बीन। इट्स इंपॉर्टेंट दैट ही डैट प्रेजेंट एट द मीटिंग, दैट ही बी प्रेजेंट एट द मीटिंग होगा, ही इज प्रेजेंट एट द मीटिंग नहीं होगा। ही के साथ ही ही बी प्रेजेंट एट द मीटिंग होगा, ही इज प्रेजेंट एट द मीटिंग नहीं होगा। याद रखना है आपने, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक हम करते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी वो काम होना है ना, फ्यूचर में होना है, फ्यूचर में होना है, तो बी आएगा इसके साथ। ठीक है, ये जरूरी है, नेसेसरी है कि वो मीटिंग में आए। कंफ्यूज वर्ड्स हैं, आपने बताना होता है
सिमिलर मीनिंग होते हैं, और आपने उसमें से ये बताना होता है कि करेक्ट चॉइस कौन सी बनती है और किस वजह से बनती है। वो आपको रीजन पता होगी तभी आप बता सकेंगे। द लॉयर गेव एक्सीलेंट लीगल एडवाइस। अब ये जो एस वाला एडवाइस है ना एंड सी वाला एडवाइस है, ये इसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो एस के साथ एडवाइस होता है ये एज अ वर्ब यूज होता है, एज अ वर्ब यूज होता है, एज अ वर्ब यूज होता है। ये होता है कि जब आप किसी को कोई रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है, खुद से। अब ये वाली जो एडवाइस है इसमें जो आपको कोई डॉक्टर, कोई लॉयर जो एडवाइस करेगा वो सी के साथ लिखा जाता है, क्योंकि आप उसके पास बकायदा यू वेंट देयर टू सीक देयर एडवाइस। वो सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप गए हैं, आप लीगल काउंसिल के पास गए हैं, आपने उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या राय है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, प्रॉपर आप उसके पास गए हैं कि जिसका काम ही जो है ना एडवाइस करना है। तो अगर, ठीक है, रिकमेंडेशन है या किसी का ओपिनियन है तो वो सी के साथ एडवाइस होगा। द लॉयर गेव मी एन एक्सीलेंट लीगल एडवाइस, सी के साथ। ठीक है, तो काउंसिल जो रिकमेंड करता है या अगला लाए अमल बताता है कि भाई वो करना ही करना है, डॉक्टर ने कहा ये दवाई खानी ही खानी है, तो फिर एस के साथ आएगा। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि भाई अब आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सवाई इसके कि सर्जरी होगी, ठीक है, तो एडवाइस है, एस के साथ आएगा। ठीक है, और जब आपको कोई रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, और इस तरह से रिकमेंडेशन देगा कि वो एज अ नाउन ऐड हो रही है, और आप ये कह सकते हो जो वर्ड एज अ नाउन ऐड हो रहा है, और ओपिनियन है या फिर गाइडेड एक्शन है कि आप जो है, ठीक है, कि जो आप ये एक कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर सकते हैं, तो सी वाला एडवाइस आएगा। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को लेके, वो वर्ब है, नीचे वाला नाउन है। नीचे तो एडवाइस के जी स्पेलिंग है, एडवाइजरी तो हो नहीं सकता यहाँ पे। शी इज नॉट विलिंग टू डैश द ब्लेम फॉर द मिस्टेक, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट एक्सेस। ये तो वैसे नहीं हो सकते। एक्सपेक्ट का तो मतलब है किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्टेशन से निकला। एक्सेस का मतलब है किसी को किसी चीज तक रसाई देना। ये दोनों रह गए। तो इस एक्सेप्ट का मतलब होता है मान लेना, ठीक है, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्शन, उसको छोड़ के, उसके अलावा। तो ये तो इजी था, एक्सेप्ट आएगा। वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। द क्रिमिनल ट्राइड टू डैश द एविडेंस, इलूड, इलूड ई के साथ लिखा जाता है। इलूड का मतलब होता है भाई एविडेंस से भाग रहा है वो, ठीक है ना। एविडेंस को मानने से उसने क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। एलूड का मीनिंग होता है कि किसी सिचुएशन को अवॉइड करना, स्केप करना, बचने की, भागने की कोशिश करना। द साइंटिस्ट गेव अ क्लियर डैश टू ग्रेविटी इन हिज लेक्चर। इल्यूजन, एल्यूजन, अच्छा, डिल्यूजन। अच्छा, मैं तीनों की मीनिंग बता देता हूँ, कंफ्यूजन तो का तो मीनिंग आपको पता ही है। देखो, इल्यूजन का मीनिंग क्या होता है, जो आय के साथ हम इल्यूजन लिखते हैं, कि जो आपको ऐसा लगे इंस्टेंटेनियसली, आपको मोमेंटेरली क्या लगे कि कोई चीज़ वहाँ पे है और आपको एक एक्सपीरियंस फील हो जो कि असल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गर्मियों में किसी खाली रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो धूप पड़ती है तो दूर से आपको ऐसा इल्यूजन लगता है कि सड़क के ऊपर पानी है, तो वो इल्यूजन है। जो चीज़ अपेरेंटली है नहीं लेकिन आपको दिखाई जा रही है या आपको दिख रही है, ठीक है, आपके सेंसेस उसको समझ रहे हैं। अच्छा, एल्यूजन जो होता है ना, एल्यूजन का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं कि क्लियरली किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसको आप ए के साथ एल्यूजन लिखते हैं। यानी जो पर्पज है कि किसी को कुछ चीज समझानी है, बतानी है, तो क्लियरली कॉन्सेप्ट को वाजिया करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, तो ये ए आएगा। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन का मतलब होता है धोखा। ठीक है, किसी को किसी बात को लेके आप ये कह सकते हो कि ना रियलिटी के बजाय अपने ही जहन में एक स्टेट ऑफ डिल्यूजन में बंदा चल रहा हो, यानी एक ख्याली पुलाव सा उसने बनाया हुआ हो, आप ये कह सकते हो। और एक अपने पास ही ना एक चीज जो है ना वो आपने बनाई हुई, एक फॉल्स बिलीव रखा हुआ है किसी चीज को लेके जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। अब खुदा ना वास्ता एक स्टूडेंट है, उसने तैयारी ही नहीं की हुई और जहन में डिल्यूजन बनाया, मैं तो पेपर पास कर लूंगा, मैं सीएस में एडमिशन हो जाएगा, तो डिल्यूजन है ना ये। कंफ्यूजन तो आपको पता है, कंफ्यूजन का मीनिंग तो आसान है। द मैजिशियन क्रिएटेड एन इनक्रेडिबल डैश विद द मिरर्स। ये दोबारा मैंने वर्ड इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि दोनों का फर्क पता चल जाए। ये होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इस इल्यूजन का मतलब क्या होता है, जादू दिखाना, जो चीज़ असल में नहीं है उसको दिखाना। मैंने आपको बताया इल्यूजन क्रिएट करना, मैजिक।
ठीक है, इनक्रेडिबल इल्यूजन, जो चीज़ थी नहीं और लोगों को दिखा, तो ये वाला इल्यूजन एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट की। और डिल्यूजन का मतलब क्या है कि फॉल्स इंटरप्रिटेशन करना, ख्याली पुलाव बनाना। आईक्यू के सेक्शन में अब हम लोग चलते हैं। तो आईक्यू में जो मेजर चीज़ होगी हमारे पास वो एक होती है सीरीज। ठीक है, अब सीरीज मैथमेटिकल भी हो सकती है, अल्फाबेटिकल भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। कह रहा है 4 से 9 हो गया, 9 से 16 हो गया, 16 से 25 हो गया, आगे क्या आएगा? तो मैं देखूं तो 4 से 9 जाने के लिए यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, 9 से 16 जाने के लिए 7 ऐड हुआ है, 16 से 25 जाने के लिए 9 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। पहले 5 है ऑड नंबर, फिर अगला ऑड नंबर 9 है, फिर अगला ऑड नंबर 7 है। पहले 7 है, फिर 9 है अगला ऑड नंबर, तो अब 9 से अगला ऑड नंबर 11 आएगा। तो 25 में क्या ऐड होगा? 11 ऐड होगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा 36, और नंबर जहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या करें? सीरीज में मैंने पूरे पूरे लेक्चर्स करवाए हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो, आप उनको कवर अप कर सकते हो। आपने करना क्या है कि देखना है कि जो गिवन वर्ड्स हैं या जो गिवन अल्फाबेट्स हैं, जो गिवन लेटर्स हैं या गिवन नंबर्स हैं, उनका रिलेशनशिप क्या बन रहा है, उसी रिलेशनशिप को आपने कंटिन्यू करना है। फिर देखना है कि वो रिलेशनशिप के मुताबिक आगे क्या ऐड होगा, क्या माइनस होगा, या क्या मल्टीप्लाई होगा, या क्या नंबर आएगा, या क्या अल्फाबेट आएगा। तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स आपके पास ऐसी सीरीज होती है, मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसी सीरीज होती है जिसमें नंबर पहले बढ़ रहा है, फिर आप देखो डिक्रीज हो गया एकदम नंबर। 7 क्या डिक्रीज हो गया, यहाँ पे ये 14 डिक्रीज हो गया। तो नंबर पहले इंक्रीज हो रहे हैं, फिर एकदम डिक्रीज हो रहे हैं, फिर दोबारा इंक्रीज हो रहे हैं, फिर बीच में कोई डिक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सीरीज है ना वो 2 पार्ट्स में है। 2 सीरीज को स्प्लिट करके आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या सीरीज चल रही है। जो नंबर इंक्रीजिंग है, जो पहले एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग है, उनको एक सीरीज के तौर पे समझें। जो सेकंड ऑर्डर में इंक्रीजिंग है उनको आप सेपरेट सीरीज के तौर पे समझें। तो ये देखिए ना, 4 से 7 हो रहा है, फिर 7 से 10 हो रहा है, क्योंकि ये बीच में 11 के बाद कम हुआ है, तो मैं इनको अलहदा सीरीज ले लूंगा। इनको मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, 11, 14 और 17। बल्कि ऐसे कर लेते हैं, एक सीरीज ये येलो में चल रही है और एक सीरीज ये ब्लू में चल रही है। तो कैसे पता चलेगा? ये 2 सीरीज का क्वेश्चन है, पेपर में कैसे पता चलेगा भाई? नंबर इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है ना, मिक्सचर चल रहा है। तो समझ जाओ कि 2 बातें हो रही हैं यहाँ पे। स्प्लिट कर लो, मैंने स्प्लिट कर लिया। अब ये आ रहा है 1 सीरीज का मेंबर है, ये भी फर्स्ट सीरीज का मेंबर है, ये भी फर्स्ट सीरीज का मेंबर है। तो एक सीरीज ये चल रही है 4, 7, 10, और एक सीरीज ये चल रही है 11, 14, 17। जो रफ पेपर करने के लिए आपको, रफ वर्क करने के लिए आपको रफ पेपर गिवन होगा, उसके ऊपर आप इस तरह की उनको सेपरेट लिख लें। अब आप देखें, पहले फर्स्ट सीरीज चलती है, फिर सेकंड चलती है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। अब दोबारा फर्स्ट की बारी है, तो फर्स्ट सीरीज का नंबर आएगा आगे, उसके बाद सेकंड का आएगा। तो फर्स्ट सीरीज ये है, इसमें क्या हो रहा है अगर मैं देखूं तो 4 से 7 पे जा रहा है, 7 से 10 पे जा रहा है, 3 ऐड हो रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं रही। 10 में 3 ऐड होगा तो 13 आ जाएगा, और उसके बाद भी सेकंड सीरीज का नंबर आएगा, उसमें भी 3 ऐड हो रहा है, लेकिन सीरीज डिफरेंट जाती है। 11 से 14 हुआ, 14 से 17 हुआ, 3 ऐड होगा तो आएगा 20। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा। तो ये जो है ना 20 आ रहा है। तो 2 सीरीज यहाँ पे चलनी है, तो पहले 13 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 20 आएगा। तो 2 सीरीज के लिए पहचानना कैसे? आपने देखना है कि भाई नंबर बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो 2 सीरीज में स्प्लिट कर लो। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, 3 से 12 हुआ, फिर 6 हुआ, 24 हुआ, फिर 12, 40। इसका मतलब है 2 सीरीज चल रही है। तो पहले छोटे नंबर्स को लहदा कर लेते हैं, छोटे नंबर्स को लहदा कर लेते हैं, 3, 6, और फिर बीच में ये छोटा नंबर है 12। एक सीरीज चल रही है 3, 6 और 12। दूसरी सीरीज ये चल रही है, ग्रीन में मेंशन कर रहा हूँ, 12, 24 और 48। तो पहले फर्स्ट सीरीज आ रही है, फिर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, और फिर फर्स्ट आएगा, येलो वाले का नंबर आएगा। तो येलो वालों में क्या हो रहा है? इनमें क्या हो रहा है? 3 से 6, इसमें 3 से 6 हुआ, फिर 12 हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 × 2 करके 6 हुआ, फिर 6 × 2 करके 12 हुआ। अब इसके मुताबिक अगली टर्म इसकी 12 × 2 करके यहाँ पे 24 आएगी। और ग्रीन की जो सेकंड टर्म बनेगी, ग्रीन की जो सेकंड टर्म बनेगी, वहां पे भी यही काम हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से 2 हो गया 24, 24 से 2 हो गया 48। तो 48 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 96 आ जाएगा।
ए टू ज़ा 16 का 6, 1 कैरी 9 आ गया, 96 आ गया। तो निशानी ये है कि जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर्स हैं तो टू सीरीज को उसने बीच में मिक्स करके लिखा हुआ है, तो दे के सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में सीरीज आ गई। स्टूडेंट इसको देख के खामखा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 है, फिर 1/32 है, फिर 1/64 है, फिर 1/128 है। तो नीचे क्या पड़ा हुआ है, नीचे पहले 2 की पावर 1 पड़ा हुआ है, फिर 2 की पावर 2 पड़ा हुआ है, फिर 2 की पावर 3 पड़ा हुआ है, ये 2 की पावर 4 पड़ा हुआ है, फिर 2 की पावर 5 पड़ा हुआ है, फिर 2 की पावर 6 पड़ा हुआ है, फिर 2 की पावर 7 पड़ा हुआ है। तो आगे आएगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 7 तक 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, तो 1/256 आंसर आएगा। ये तो बहुत आसान है। 25 से 24 हो रहा है, फिर 22 हो रहा है, फिर 19 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है। तो 25 से 24 के ऊपर क्या हुआ है, ये -1 हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे आ गया -4 हो रहा है। अब आगे फिर -5 का डिग्रीज होगा, तो 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 आएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज है, GAYBXC। तो क्या है कि पहले लास्ट अल्फाबेट को लिख रहा है, जी को, फिर यहाँ से फर्स्ट को, यहाँ से सेकंड लास्ट को, और यहाँ से फिर सेकंड वाले को, यहाँ से थर्ड लास्ट को, और फिर यहाँ से थर्ड वाले को। तो अब यहाँ से पहले क्या लिखेगा, फोर्थ लास्ट को। तो फोर्थ लास्ट क्या बनता है भाई, UVWXYG। तो ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है, ये फोर्थ लास्ट है। डब्ल्यू पहले आएगा और यहाँ से फोर्थ आएगा, W × D, WD होना चाहिए। WD कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी बन रहा है। AZBBZ, ये मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे। CCG आगे क्या आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। ये वाला सी नहीं है, ये सी जो है ना, सी जो है वो यहाँ पर 3 है, टाइपो हुआ है। पास पेपर के क्वेश्चन में मैंने टाइप किया था तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरे से। देखें, ए फर्स्ट अल्फाबेट है, एक ही दफा आएगा, फर्स्ट है ना तो एक दफा आएगा, और साथ में जी आ रहा है। सेकंड अल्फाबेट बी है तो इसको 2 दफा रिपीट किया है, जी आ रहा है, जी चल रहा है सबके साथ। अब थर्ड अल्फाबेट है सी, तो वो 3 दफा आएगा और साथ में जी आएगा। अब फोर्थ अल्फाबेट है ना डी, तो 4 डी आएंगे और फिर आखिर में जी आएगा। डी जी आंसर होना चाहिए, डी जी यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। ऑड निकालने हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन साथ दे दिया आप लोगों को, बहुत ईजी होते हैं ये। ट्राइंगल्स के रेक्टेंगल्स ऐसी फिगर हैं कि जिनकी साइड्स होती हैं, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, ठीक है ना, उनकी साइड नहीं होती सर्कल की। पिक द ऑड वन आउट। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये तीनों गैसेज हैं, जबकि मरकरी जो है वो मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है। थर्मामीटर्स वगैरह में यही फील्ड होता है, तो मरकरी इनमें से ऑड है। कौन सा वर्ड यहाँ पे भी ऑड है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ये भी मेंशन हो सकता है, तो निकालना ऑड ही होगा वहां पे। वायलिन, गिटार, फ्लूट, सेलो। अब ये जितने भी है ना, वायलिन, गिटार है, सेलो, इन ये सारे के सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें वो स्ट्रिंग होते हैं जिनको प्लग करने पे आवाज आती है। सेलो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं। इसमें क्या लगी हुई होती हैं, स्ट्रिंग्स ही लगी हुई होती हैं, गिटार की तरह उसमें जो है ना वो स्ट्रिंग्स होती हैं। चलो जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, चारों हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सेलो भी इंस्ट्रूमेंट ही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, और उसके अंदर भी क्या है कि वो वायलिन से मिलता जुलता होता है वैसे ही। अगर किसी को आइडिया नहीं है ना, तो ये वायलिन से मिलता जुलता ही होता है, वायलिनो सेलो भी कहते हैं इसको, मेरा ख्याल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक होता है ना ये। तो है वायलिन, गिटार, ये सारे के सारे स्ट्रिंग बेस्ड हैं। फ्लूइड जो है बांसुरी को कहते हैं, फ्लूइड के अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं होती, बल्कि हवा को ब्लो करने से उसमें से जो है ना म्यूजिक बजता है, या जो भी धुन है वो बनाई जाती है। तो फ्लूइड इनमें से डिफरेंट है, तो ये आंसर है। ऑड वन आउट, एप्पल, बनाना, कैरेट, मैंगो। यार इससे आसान तो कुछ नहीं आ सकता, अब इससे आसान मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ पूछ सकता है वो पेपर से। कैरेट वेजिटेबल है, बाकी सारे फ्रूट्स हैं। अच्छा हाँ, ये नंबर्स ऑड वाले जो है ना, मिस्टेक करवाते हैं अक्सर, बच्चों की मिस्टेक हो जाती है। 121, 169, 143, 196। 121 11 का स्केयर है, 169 13 का स्केयर है, और 196 14 का स्केयर है, 14 की पावर 2 है। ये 112 नहीं लिखा हुआ, ये 11 की पावर 2 लिखा है मैंने, 11 की पावर 2 है। 143 परफेक्ट स्केयर नहीं बनता किसी का,
तो 143 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सबसे अलहदा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तीनों के तीनों सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टूल्स हैं, जबकि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, ये तीनों प्लैनेट्स हैं। मून प्लैनेट नहीं है, सैटेलाइट है। विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। 16, 36, 64, 81। बाकी तीनों जो है ना वो परफेक्ट स्केयर हैं, बल्कि 81 भी तो परफेक्ट स्केयर है, वो 9 का स्केयर है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये इवन नंबर का स्केयर है, 4 का स्केयर है, 6 का स्केयर है, 8 का स्केयर है। 81 भी स्केयर तो है, लेकिन एक ऑड नंबर 9 का स्केयर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पिक द ऑड वन आउट। जनवरी, मार्च, जुलाई, संडे। अब बहुत इजी आ गया यार। संडे इज अ नेम ऑफ अ डे, बाकी सारे नेम ऑफ मंथ्स हैं। नेम ऑफ मंथ्स में भी ऑड इवन अक्सर पूछा हुआ होता है, पास पेपर्स में आता रहा है। और वो 30 और 31 मंथ्स डेज वाले मंथ का डिफरेंस बन रहा होता है, तो उसको आपने देखना है कि वहां पे वो कह रहा क्या है, कर रहा क्या है। ठीक है, तो वो भी पिक द ऑड वन आउट में आता रहा है पास पेपर्स में। ये सारे ही मंथ्स होंगे, देख लेना कि कोई एक 30 वाला होगा ऑड होगा, बाकी सारे 31 वाले होंगे, या फिर बाकी सारे जो हैं वो 30 वाले होंगे, कोई एक 31 वाला होगा तो वो ऑड बन रहा होगा। ये पास पेपर में बहुत ज्यादा होगा। अब जो स्टूडेंट्स जैबिस में अप्लाई करेंगे इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, एआई, या जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में अप्लाई करेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद कैंपस है, कराची कैंपस है, या जैबिस का जो हैदराबाद, लाड़काना, या इवन जो उनका इंटरनेशनल कैंपस है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, घारो के कैंपस में इवन अप्लाई करेंगे, तो कंप्यूटर साइंसेज की जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अंदर 30 क्वेश्चन आपने याद रखना है कि कंप्यूटर के सेक्शन से होंगे। उन 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में इस मैराथन के बताया, कि वो थोरेटिकल होंगे, एंड जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके पास उसमें से कन्वर्जन के क्वेश्चन होंगे, यानी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में लेके जाना है, बाइनरी को डेसिमल में लेके जाना है, वाइस वर्सा, इस तरह के डिफरेंट उनके अंदर जो है वो क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो 30 क्वेश्चन जो है वो आपके पास, 30 एमसीक्यूज जो है वो आपके पास कंप्यूटर के सेक्शन में होते हैं, 20 थ्योरी के और 10 क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन के हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है कि कौन सी मेमोरी इनमें से परमानेंट मेमोरी है, जिस पर डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। तो रीड ओनली मेमोरी या रोम जो है वो इसमें से नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, इसमें से डाटा उड़ता नहीं है, बल्कि डाटा जो है उसके ऊपर रिटेन रहता है। विच आर द लॉजिक गेट आउटपुट्स हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। क्वेश्चन ये है कि कौन सा लॉजिक गेट ऐसा है कि जिसमें आउटपुट पे सारी सारी आउटपुट्स तभी हाई होती हैं जब सारी की सारी इनपुट्स उसकी जो है वो हाई हैं। नहीं, सारी इनपुट्स के ऊपर अगर डेटा 1 है, इनपुट अगर 1 है, तो तभी उसकी आउटपुट जो है वो आपको हाई शो करती है। तो एंड गेट इसका आंसर बनता है। एंड गेट का अगर आप ट्रुथ टेबल देखोगे, अगर आप उसका लॉजिक टेबल देखोगे, तो एंड गेट के अंदर अगर ए और बी हमारे पास यहाँ पर इनपुट्स हैं और लेट से एक्स इसकी आउटपुट है, तो 0 1 0 1। मैं इसका ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एंड गेट में क्या होगा कि जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो तभी आपकी आउटपुट जो है वो 1 होती है। तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और यहाँ पर भी 0 आएगा। तो ओनली जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 है तभी आपकी जो आउटपुट है वो 1 होती है, और ये काम जो है वो आपका एंड गेट में होता है। पास पेपर से क्वेश्चन की क्योंकि मैराथन है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर्स में आया हुआ है। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में वो रोड लर्निंग हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो सकते हैं, कि अगर इन्फॉर्मेशन आपको आती है तो आप उसका आंसर कर दे सकते हो। जैसे स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी पूछी हुई है, तो स्टोरेज कैपेसिटी जो डीवीडी की है वो 4.7 जीबी होती है। विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स को कहते हैं जो पेपर को हिट करने से प्रिंट करते हैं, जस्ट लाइक अ टाइप राइटर। वो क्या करते हैं कि पेपर को हिट करते हैं, और हिट करने से वहां पे जो है वो स्ट्राइक करने से जो है वो प्रिंटिंग होती है। तो दे प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग द पेपर। सो इम्पैक्ट प्रिंटर आर द टाइप ऑफ प्रिंटर्स विच प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग द पेपर। तो इंकजेट प्रिंटर क्या करता है कि वो तो स्प्रे करता है पहले इंक को, और फिर स्प्रे करने के बाद फिर ऐसा होता है कि जो रोलर में से जब पेपर गुजरता है तो वो इंक जो है वो उसके साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। लेजर प्रिंटर क्या करता है कि वो जस्ट लाइक फोटोकॉपियर वर्क करता है, और जिसमें जो है वो ड्राई फॉर्म में इंक होती है। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड की फॉर्म में इंक होती है, लेकिन दोनों ही पेपर को इम्पैक्ट नहीं करते, स्ट्राइक नहीं करते। ठीक है, पेपर को स्ट्राइक करके जो प्रिंटर प्रिंट करेगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर, हमने वो ढूंढना है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहले आते थे, बहुत ज्यादा नॉइजी होते थे, और वो नॉइजी इसलिए होते थे कि पेपर को स्ट्राइक करने से
पेपर को हिट करने से वहां पे प्रिंटिंग होती थी। अ कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये इसका आंसर बनता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, कंपाइलर का क्या काम है? जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक होती हैं, और लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि वंस और जीरोस की फॉर्म में होते हैं, यानी मशीन क्लोजर होती हैं। दे आर रिलेटेड टू मशीन। एंड इनके अंदर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी है या सी प्लस प्लस है, तो इनमें निमोनिक कोड्स होते हैं और ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती हैं। अब ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेटेड इनमें कमांड्स होती हैं या डिफरेंट, आप ये कह सकते हो कि इनके सेंटेक्स में इंग्लिश रिलेटेड वर्ड जो है वो यूज हो रहे होते हैं। अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो तो वंस और जीरोस की फॉर्म में, लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन कोड्स की फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड होती है। तो कई कंपाइलर का क्या काम है कि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर भी यही काम करता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट याद रखना कि कंपाइलर जो है ना, वो एक सोर्स कोड को इकट्ठा कंप्लीटली जो है ना उसको लेकर जाता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस पता होना चाहिए। पांच पेपर में ये भी क्वेश्चन आया आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका एएलयू होता है, सेकंड पार्ट इसका सीयू होता है, प्लस इसके अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं जो उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी है, उसको आप कैशा मेमोरी भी कहते हैं। अब वो चिप के अंदर भी एम्बेड हो सकती है और चिप के साथ भी एम्बेडेड हो सकती है। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस बी इज यूज टू, कंट्रोल प्लस बी जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे ये टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है और ये नॉर्मल फोन्ट्स में लिखा हुआ है। इटैलिक तो क्या होता है कि जो आपके पास इस तरह से जो वर्ड्स एक तरफ जो है वो आपके पास कह सकते हैं कि प्रिंटिंग में एक तरफ झुके हुए होते हैं। तो बोल्ड क्या है कि बोल्ड करने के लिए आप जो है वो कंट्रोल प्लस बी की कमांड को यूज करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कि जिनको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी उनको शेयर कर सकता है, और कोई भी जो है ना वो उनके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, यानी उनके अंदर मॉडिफिकेशन जो है ना वो अलाउ होती हैं। ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। ठीक है। तो लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है, एंड कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो ओएस के अंदर कर सकता है। इन फ्लो चार्ट द डिसीजन सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, फ्लो चार्ट्स में डिसीजन का सिंबल जो है वो किस काम के लिए, किस पर्पज के लिए यूज होता है? तो फ्लो चार्ट्स के अंदर रेक्टेंगल का जो सिंबल है, ये मैं आपको बता दूं कि इनपुट और आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो डायमंड का सिंबल है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है, डायमंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। सर्कल जो है वो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शन अगर आपने देना है, कनेक्ट करना है किसी एक पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट को किसी दूसरे पार्ट के साथ, तो उसमें यूज होता है। और एरो जो है वो तो डाटा फ्लो को बता रहा होता है ना, एरो तो क्या बता रहा होता है, डेटा के फ्लो को बता रहा होता है। तो साथ सारे एक्सप्लेन कर दिए ताकि साथ साथ प्रिपरेशन भी होती जाए इंशाल्लाह। ठीक है। विच ऑफ द यूनिट, विच यूनिट होल्ड डेटा टेम्परेली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? एएलयू नहीं, एएलयू तो थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट देखता है कि डेटा का फ्लो कैसे होगा, इनपुट कहाँ से आ रही है, आउटपुट ने कहाँ पे जाना है, कौन सा डेटा किस पार्ट ऑफ द सिस्टम के अंदर जो है वो जाएगा। रैम जो है वो टेम्परेली होल्ड करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और टेम्परेली जो डेटा अंडर प्रोसेस होता है उसको वो अपने पास होल्ड रखता है। ठीक है जी। सो रैम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? नॉट के ऊपर गौर करना है, जल्दी में आके ना ऐसे इजी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। तो माउस तो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है कि वो एक इमेज को जो है वो डिजिटाइज कर देता है, डिजिटल फॉर्म में ले जाता है। अब तो खैर हम अपने मोबाइल फोन से ही पिक्चर बना के या कैम स्कैनर को यूज करके स्कैन कर लेते हैं। मॉनिटर हमें आउटपुट दिखाता है, तो मॉनिटर जो है ना वो हमें आउटपुट देता है, इट्स नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनता है, मॉनिटर बनता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। A virus that attaches itself to the boot sector is called worm, trojan, boot sector virus। तो boot sector virus क्या करता है कि जो हमारा MBR होता है, ठीक है, जो बूट रिकॉर्डर होता है उसको इफेक्ट करता है, जो बूट रिकॉर्डिंग मेमोरी है उसको इफेक्ट करता है। और बूटिंग किस प्रोसेस को कहते हैं? जब भी आपका एक कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, वो सारे प्रोसेस को हम जो है वो बूटिंग कहते हैं।
बाय द वे आपने क्या करना है कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है कंप्यूटर के वो क्वेश्चंस जो कि इसके अलावा भी पास पेपर्स में आए हुए हैं, उस लेक्चर को भी आपने कवर अप करना है। और बाकी सारी डिटेल जो है मैंने इनके एमसीक्यूज की, रिपीटेड एमसीक्यूज की भी डाली हुई है कंप्यूटर के रिलेटेड सेक्शन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस मैराथन के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आपने 100% कवर अप करना है ताकि आप अपने कंप्यूटर के सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स ले सको। यूनिफॉर्म फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल क्या है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को कहते हैं। ऑप्शन ए इसी की राइट चॉइस है। ठीक है, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल के अंदर डोमेन भी आ जाता है, वेब पेज कैसे ओपन होगा, वो सारा कुछ उसका जो है ना वो यूआरएल आ जाता है। जैसे लिखा हुआ होता है ना https://www.tipsacademy.com/ तो इस तरीके से वो जो है वो उसका सारे का सारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लाएगा। जो भी आपका वेब एड्रेस है वो सारा मिला के, डोमेन का एड्रेस मिला के। जीयूआई किस लिए स्टैंड करता है? जीयूआई स्टैंड करता है जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। ऑप्शन बी की राइट चॉइस है। दो तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक सीएलआई होते हैं जो कि कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं, पूरी पूरी कमांड जो है वो टाइप करते हो और काम होता है। जबकि जीयूआई में डिफरेंट आइकन्स बने हुए होते हैं, उनको क्लिक करने से जो है वो आपके पास, जब आप उनको क्लिक करते हो आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे विंडोज़ के अंदर होता है, या जो हमारे मैक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर होता है, एंड्रॉइड के अंदर होता है, या आईओएस के अंदर होता है। विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल हब? तो मैश टोपोलॉजी के अंदर तो सेंट्रल हब नहीं होती है, रिंग के अंदर भी सेंट्रल हब नहीं होता। बस टोपोलॉजी तो एक सिंपल लाइन है, एक सिंपल एक हमारे पास वायर जा रही है, लाइन जा रही है और डिफरेंट सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड है, वो बस टोपोलॉजी है। जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक सेंट्रल हब होता है और वो डिसाइड करता है कि डेटा का जो फ्लो है वो कहाँ से किस तरफ जो है ना वो डेटा का फ्लो होगा। तो डिफरेंट डेटा के फ्लो को इसने जो है ना वो चेकआउट करना है। सेंट्रल हब डिसाइड करता है कि कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी पे जब डेटा जाएगा तो किस तरह से जाएगा, फिर बी से सी पे जाएगा तो कैसे जाएगा। तो सेंट्रल हब का जो यूज है वो हमारे पास यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में होता है। यही वजह है कि स्टार टोपोलॉजी बाकी टोपोलॉजी से इंप्लीमेंट करने में थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि सेंट्रल हब की भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू कैरी डाटा एक्सटर्नली? तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए अगर आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो यूएसबी डिवाइसेज जो है वो यूज होती हैं। तो यूएसबी डिवाइसेज एक्सटर्नली डाटा को लेके जा सकती हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेके जा सकती है, एक्सटर्नल जो एसएसडीज हैं उनको आप जो है वो यूज कर सकते हो। अब बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स? तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ये एक बाइट होता है, याद रखना आप। और 4 बिट्स का जो ग्रुप है ना इसको आप निबल कहते हो। 4 बिट्स के ग्रुप को आप क्या कहते हो? निबल कहते हो। ठीक है, तो 4 बिट का ग्रुप नेबल कहलाता है और 8 बिट्स का ग्रुप जो है वो बाइट कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें निमोनिक कोड्स होते हैं एंड दे आर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। दे आर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज के वो ज़्यादा क्लोजर होती हैं। तो ह्यूमन लैंग्वेज के वो ज़्यादा क्या होती हैं? क्लोजर होती हैं। इनको आप हम जो है वो निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक कोड्स होते हैं इनके अंदर। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ये कहलाती हैं। जैसे सी प्लस प्लस है, सो सी प्लस प्लस के अंदर जो कोडिंग है वो इन द फॉर्म ऑफ लेट ए इज इक्वल टू बी है, या इंट का कीवर्ड यूज हो रहा है इंटीजर के लिए, सिमिलरली चार का वर्ड यूज हो रहा है करेक्टर के लिए, एक्सेट्रा। तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ह्यूमन लैंग्वेज से करीब है। तो सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। बाकी सारी में बाइनरी कोड्स हैं, बिट्स की फॉर्म में होते हैं, 1 zeros की फॉर्म में होती हैं चीज़ें। तो दोज आर लो लेवल या मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी पूछा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट चॉइस है। इजी था ये। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स जो है ना वो मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट बन रहा है? ऑप्शन बी जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। तो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 20 क्वेश्चन तो आपके पास थ्योरी के होंगे जो कंप्यूटर का सेक्शन होगा फॉर ऑल द कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम में। अगर आप अप्लाई कर रहे हो और जैबिस के अंदर और जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स हैं उन सब के अंदर 30% जो है वो आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों में से 20 MCQ जैसे मैंने बताया कि वो थ्योरी के हैं। अब जो बाकी 10 MCQs हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये कन्वर्जन के MCQs हैं। स्टूडेंट्स यूजली यहाँ पर आके कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो हम पास पेपर के क्वेश्चन तो करते हैं, साथ साथ हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। और इनकी एक्सप्लेनेशन देखने से क्या होगा कि हम 100% जो है ना इंशाल्लाह अपने जो कन्वर्जन के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उनको हम जो है वो कवर अप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। पहले कन्वर्जन में से कह रहे हैं बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 15 इज। तो 15 जो है इसको हमने बाइनरी की फॉर्म में चेकआउट करना है कि बाइनरी में वो कैसे बनता है। जब भी आप डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, सो डेसिमल नंबर सिस्टम से आप बाइनरी में जाएंगे तो बाइनरी की बेस क्या होती है? बाइनरी की बेस 2 होती है। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 है, 15 को मैं 2 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा।
तो 2 7 आप 14 आता है, और 15 में जब 14 जाए माइनस हो जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर मेरे पास 2 3 6 है, तो 2 3 6 है, 7 में से जब 6 जाएगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगेन 2 1 2 है, 3 में से 2 माइनस होगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हम यहां से इस तरफ जाएंगे और ये कन्वर्जन हमारे पास कंप्लीट होगी, तो 1 1 1 एंड 1 मेरे पास जो है वो बाइनरी इक्विवेलेंट है किसका, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15 का। तो 15 में अगर ये डेसिमल में अगर 15 लिखा होगा तो बाइनरी में 1 1 और 1 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10110। तो डेसिमल इक्विवेलेंट हमने बताना है इस नंबर का, बाइनरी नंबर है। अब हमने उल्टा काम करना है कि अब हमने बाइनरी नंबर को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। तो बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या तरीका है कि अब हम रिवर्स काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 है, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस अब ये वाला 1 आ गया 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 आ जाएगा। अब राइट साइड से हम इसके ऊपर पावर्स लगाएंगे, यहाँ पे पावर 0 आएगी, यहाँ पे पावर 1 आएगी, यहाँ पे पावर 2 आएगी, इस पे पावर 3 आएगी, और इस पे पावर जो है वो 4 आएगी। ठीक है, तो 1 × 2 की पावर 4, ये तो 16 हो जाएगा। जीरो की तो कोई भी 7 नंबर पावर में वो जीरो ही हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 1 × 4 करेंगे 4 आ जाएगा। 2 1 2, 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, लेकिन 1 × 0 करने पे आना 0 ही है। सो पेपर में यूं आप टाइम बचा सकते हो, जो जीरो वाली टर्म्स है बस उनको आप डिस्कार्ड कर दो, वो खत्म हो गई है। 16 और 4 20, 20 में हम 2 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है, जो कि है 22। हेक्साडेसिमल ऑफ बाइनरी 1011 इज, हेक्साडेसिमल जो बाइनरी बाइनरी नंबर 1011 को हमने हेक्साडेसिमल में लेकर जाना है। तो हेक्साडेसिमल के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब आपको पेपर, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है जैबिस का, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपेयर होगे तो वहां पे आपको वो साथ रफ पेपर प्रोवाइड करते हैं। और रफ पेपर आपको इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप कोई रफ वर्क उसमें करना चाहें तो आप उन पेपर्स के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि वहां पे अपना टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का टेबल ड्रॉ कर लेना। वो टेबल कैसे ड्रॉ करना है, आप एक दफा 0 एक दफा 1 करोगे, फिर एक दफा 0 एक दफा 1, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। हेक्साडेसिमल, सो हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बल्कि मिस्टेक होगी, इसको करेक्ट कर लो। एक दफा 0 एक दफा 1 होगा मेरे पास, तो 0 1 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1 0 1, तो 16 टाइम 0 1 मैं करूंगा। ठीक है, एक दफा 0 एक दफा 1, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे 13 14 15 16 आ गया। अब दो दफा 0 दो दफा 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसके बाद मैंने क्या करना है कि 4 टाइम जीरोज 4 टाइम 1 करूंगा मैं, 4 जीरोज फिर 4 1, फिर 4 जीरोज फिर 4 1, तो 4 जीरोज आ गए ये, और फिर यहाँ पे 4 1 आ गया। तो ये टेबल जो है ना मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ यहाँ पे कर लिया है। तो एक दफा 0 एक दफा 1, फिर दो दफा 0 दो दफा 1, फिर 4 टाइम 0 फिर 4 टाइम 1, फिर 8 टाइम 0 8 टाइम 1, 16 तक हमने करना है। ठीक है, सो 0 का कोड क्या होता है, 0 0 0 होता है, 4 बिट्स का कोड होता है इसका। फिर 1 का कोड क्या होगा, 1 का कोड जो है वो 0 0 0 1 होगा। 2 का कोड क्या होगा, 0 0 1 0 होगा, सो ऑन। अच्छा, 10 को जो है ना, जो डेसिमल नंबर 10 है उसको हेक्साडेसिमल में ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी कहते हैं, 13 को डी कहते हैं, 14 को ई कहते हैं, और 15 को एफ कहते हैं। तो ये टेबल जो है ना आपने रफ वर्क में ड्रॉ कर लेना, आपका बहुत सारा टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो हमने हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि बाइनरी में नंबर है 1011। तो 1011 किसके इक्वल है, हम कोड ढूंढेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं ये देखूँ इस टेबल में, तो 1011 किसके बराबर आ रहा है, बी के इक्वलेंट आ रहा है। तो 1011 जो है वो बी को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन भी यहाँ पे ऑप्शन बी ही बन रही है, तो बी को कहते हैं। बाइनरी ऑफ डेसिमल 9, अब डेसिमल में 9 है, इसका हमने बाइनरी निकालना है। तो अगेन हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 के टेबल से, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है, तो 2 4 जा 8 क्लोजर नंबर बनता है। तो 9 में से जब 8 जाएगा 1 बचेगा, 2 2 जा 4 है, तो रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचेगा। फिर 2 1 जा 2 है, तो वो तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा है। तो कोड जब हम बनाएंगे तो 1001, तो 1001 आ जाएगा मेरे पास। तो 1001 ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 का
राइट ऑप्शन है। हेक्साडेसिमल ऑफ डेसिमल नंबर 15 इज, अब हमने हेक्साडेसिमल बताना है डेसिमल नंबर 15 का। तो ये टेबल मैंने आपको बताया ना कि टेबल में 15 को हम जो है वो क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो 15 को हम एफ कहते हैं हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में 15 को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो टेबल बना लेंगे, टाइम जो है वो थोड़ा सा लगेगा टेबल बनाने में, 2 से 3 मिनट जाएंगे, लेकिन एक बार टेबल बना लिया तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। बाइनरी ऑफ हेक्साडेसिमल ये बताना है, ए का बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है। तो टेबल पे वापस आते हैं, ए का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1010 है। तो ए का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1010। तो टेबल बनाना मैंने बता दिया, उसी के मुताबिक आपने करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 27 में कह रहा है कि जी डेसिमल ऑफ हेक्साडेसिमल आपने 1C का बताना है। सो 1C का आपने हेक्सा डेसिमल में आपके पास 1 और C गिवन है, 1C गिवन है, आपने इसको डेसिमल में बताना है। डेसिमल की बेस 10 होती है। तो डेसिमल में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो वापस आते हैं टेबल के ऊपर, 1 का कोड हम लोग पहले राइट डाउन करेंगे। तो 1 का कोड क्या बनता है, 0001 बनता है। तो 1 का कोड आ रहा है जी मेरे पास 0001। टेबल बनाने का तरीका बता दिया, टेबल एक दफ़ा पेपर के स्टार्ट में लाजमी बना लेना है, टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन होंगे। और सी का कोड क्या होता है, सी का कोड होता है जी 1100। तो सी का कोड है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर 1100 होता है जी सी का कोड। ठीक है, अब बाइनरी आ गया, ये इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया, ये इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अब बाइनरी को सिंपली जो है ना हम डेसिमल में ले जाएंगे। तो हेक्साडेसिमल से पहले आप बाइनरी में लेके जाएंगे, कोड लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 आएगा, प्लस 1 × 2 आएगा, प्लस 1 × 2 आएगा, प्लस अगेन 1 × 2 आएगा। अब ये वाले दोनों जीरोज हैं, तो 0 × 2 प्लस 0 × 2 आ जाएगा। यहाँ पे पावर 0, 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, 6 और 7 आ जाएगी। जीरो वाले तो जीरो होते जाएंगे, इनको मैं जीरो करता जा रहा हूँ, ये भी जीरो हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 है, 16 × 1 16 आ गया। 2 की पावर 8 हो जाएगा ये, 2 की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो 16 में 8 ऐड किया 24, और 24 में 4 ऐड किया तो 28। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है, 28 बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 अगेन इजी है, कह रहा है कि 100 एंड देन आगे 3 जीरोज हैं, इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल। वही काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2। कितने जीरो से मेरे पास 5, 1 2 3 4 मैंने पुट कर लिए, फिफ्थ जीरो आ गया। यहाँ से 2 की पावर 0, यहाँ से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये सारे तो जीरो हो जाएंगे। 2 की पावर 5 क्या हो जाता है, 32। 32 × 1 करेंगे तो मेरे पास राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आ गया, 32। हेक्साडेसिमल ऑफ 255 पूछ रहा है। अब हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, उसको हमने डेसिमल में लेके जाना है। अभी डेसिमल में लेके जा रहे होते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 255 को मैं क्या करूंगा, 16 से मैं डिवाइड करूंगा। तो 16 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो 16 6 का तो 256 हो जाता है, वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन 16 × 15 मैं करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, 240 आएगा। तो 16 15 240 आया, और रिमाइंडर में क्या बचा, 255 में से जब 240 माइनस होगा तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास, 15। तो 15 रिमाइंडर बचा। अब ये तो 15 छोटा हो गया, फर्दर तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगेन न्यू हम कोड लिखेंगे, तो पहला भी 15 है, सेकंड भी 15 है। अब 15 जो है वो हेक्साडेसिमल में एफ के इक्वल होता है। ठीक है, आ, आ, जो है अगेन जो है जे भी एफ हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल में 15 एफ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर बनता है। तो मैंने क्या करना था, डेसिमल जो 255 है इससे हेक्साडेसिमल में लेके जाना था। तो जब भी डेसिमल से किसी दूसरे में जा रहे होते हैं तो मैंने पहले भी बताया हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, डेसिमल ऑफ बाइनरी पूछ रहा है, डेसिमल पूछ रहा है बाइनरी का। तो अगेन हम क्या करेंगे कि 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 कर लेंगे, प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 आ 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16 एंड 2 का क्यूब ये हो गया था 8। ऐड कर लेते हैं हम लोग, 32 में 16 ऐड किया 48, 48 में 8 ऐड किया तो 56 आएगा। यहाँ पे 56 आएगा। ऑप्शन ए जो है ना वो राइट आंसर बनता है। यहाँ पे ऑप्शन सी मेंशन है, तो ऑप्शन सी नहीं बनता, ऑप्शन ए बनता है। अगेन देख लेते हैं इसको, ये 32 था और ये 16 था,
48 हो गया और ये 8 था, बाकी सब तो 0 थे, उन्होंने 0 हो जाना था। ठीक है, तो आंसर जो है ना वो 56 बन रहा है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट चॉइस बन रहा है। साइंस में, मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम में, सोशल साइंसेज या साइकोलॉजी के प्रोग्राम में अपेयर हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मैराथन के स्टार्ट में पेपर पैटर्न में बताया था कि उनका जीके का सेक्शन भी आपके पेपर के अंदर जो है ना वो इंक्लूडेड होगा। तो कुछ पास पेपर के क्वेश्चन जो कि राउंड 1 में मेरे 2025 के जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे उनकी फीडबैक में मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। वैसे तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जीके के जो मैंने इसका फुल मैराथन किया हुआ है उसको भी आप सॉल्व करें, और उसके अलावा जो बैरिया के जीके के क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको भी आपने कवर अप करना है, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वो फैक्चुअल नॉलेज है, कुछ भी आ सकता है और कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को जीके के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे तो जीके में जो है ना वो आप इंशाल्लाह अपने जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो अचीव कर सकेंगे। एलओसी इज बिटवीन विच कंट्रीज? तो एलओसी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको एलओसी कहते हैं। एलओसी स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल। सो लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर रीजन में जो बॉर्डर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट एट होम? अब ये कॉमन सेंस का जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आया हुआ है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, पाकिस्तान रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट एट होम पूछ रहा है। इंटरनेट एट होम, मैनेजिंग अकाउंट। घर में तो आप अकाउंट नहीं ना मैनेज करते, ठीक है, वो तो किसी बिजनेस के अंदर अगर आप अकाउंटिंग टूल के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ईमेल्स को चेक करने के लिए यस, इट्स अ यूज जो कि आप अपने घरों में करते हैं। वायरसेस को तो कोई डाउनलोड नहीं करता। डेटाबेस भी ऑफिस के अंदर या ऑफिशियल यूजेज के अंदर जो है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है इस्तेमाल। एंड नन ऑफ द अबव आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है ना वो ये बनेगा, चेकिंग द ईमेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिश्ड इन पाकिस्तान? कौन सा इनमें से जो अखबार है या न्यूज़पेपर है वो पाकिस्तान में पब्लिश नहीं होता? तो टेलीग्राफ जो है वो पाकिस्तान में पब्लिश नहीं होता, बल्कि बाकी जो तीनों है जिसमें द न्यूज़ है, डॉन है और बिजनेस रिकॉर्डर है, ये पाकिस्तान में पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल जो है वो ओटावा है। ठीक है, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट ओशन जो है ना दुनिया में वो आर्कटिक ओशन है, ये याद रखना है, ये स्मॉलेस्ट ओशन है। एंड साथ साथ मैं बता दूं कि जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है ना वो पैसिफिक ओशन है। तो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? वो पैसिफिक है। सो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन, इज द लार्जेस्ट ओशन। तो पैसिफिक जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने जो है वो टेलीफोन इन्वेंट किया है। जेम्स वॉट इंजन की इन्वेंशन है। तो थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला जो है उन्होंने लाइट के ऊपर काम किया है, बल्ब को इन्वेंट किया है, और बहुत सारी इन्वेंशन है। मार्कोनी ने रेडियो इन्वेंट किया है, राइट ब्रदर्स ने एयरपेन इन्वेंट किया। तो ये सारे भी पास पेपर ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू जो है, जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी तो यूएनओ को एस्टैब्लिश किया गया था। और यूएनओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये भी पास पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन में से है। तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। करेंसी ऑफ जापान पूछी गई है। जापान की जो करेंसी है वो येन है। जापानीज करेंसी येन है। जुआन जो है ना वो चाइनीज करेंसी, चाइनीज करेंसी है। वॉन जो है ये कोरियन करेंसी है। और रिंगिट जो है वो ये मलेशियन करेंसी। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहते हैं क्योंकि उसके उसका जो सरफेस है वो रेडिश ब्राउनिश कलर का है। सो रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहा जाता है। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप ऑफ 2022 वाज हेल्ड इन। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर में हेल्ड हुआ था। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सो लार्जेस्ट डेजर्ट जो द वर्ल्ड दैट इज द सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो थी वो मंगोल्स की जो इन्वेजन थी उनसे बचने के लिए जो है वो बनाई गई थी। स्पेशली जो गेंगिस खान के टाइम में अटैक हो रहे थे उनसे बचने के लिए। नोबल पीस प्राइज वॉज अवार्डेड इज अवार्डेड बाय विच कंट्री? तो नोबल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे में जो है वो नॉर्वे की तरफ से अवार्ड किया जाता है। डुबलिन इज द कैपिटल सिटी ऑफ? डुबलिन जो है वो आयरलैंड का कैपिटल सिटी है। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप? तो मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ब्राजील ने वॉन किए हैं। तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप्स हैं वो ब्राजील ने वॉन किए हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू सॉलिड इज? तो जब वाटर सॉलिड हो जाएगा
यानी वाटर से वो आइस बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। विच स्टेडियम इज गोइंग टू होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? तो 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप है वो मेट लाइफ स्टेडियम है अमेरिका में, वहां पर हेल्ड किया जाएगा। तो कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान है, सो कोस्टल लाइन जो है वो हमारी साउथ में है, ई जो है हमारा जो समंदर है वो ऑन द सदर्न साइड ऑफ पाकिस्तान है। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड? तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लें, इटर्नल सिटी तो रोम को कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो रीटाइप हुआ, तो टाइपो हुई है यहाँ पे। कैपिटल ऑफ इंग्लैंड जो है ना वो लंदन को कहते हैं, मैनचेस्टर को नहीं कहते, लंदन को कहते हैं। न्यूयॉर्क तो वैसे भी अमेरिका का सिटी है, और सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सिटी है। आईफल टावर इज लोकेटेड इन, आईफल टावर जो है वो फ्रांस में लोकेटेड है, फ्रांस के सिटी पेरिस में लोकेटेड है। लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो लेबर डे हर साल हम लोग जो है वो 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो लेबर डे जो है ना हर साल हम लोग 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की? सो टर्किश करेंसी को लिरा कहते हैं। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज इलॉन मस्क। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्ला या स्पेस एक्स के ओनर कौन है? सो टेस्ला या स्पेस एक्स के जो ओनर है वो भी इलॉन मस्क है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? सो WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन है उसका जो नेम है उसके स्टार्ट में जो WW आता है वो वर्ल्ड वाइड वेब को रिप्रेजेंट करता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फाउंडर है उनका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो है। नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान है, सो नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान जो है दैट इज निहारी। हु इज द फाउंडर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन? सो एप्पल के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो जहाँ पे चॉइस को करेक्ट कर लो, सो एप्पल के जो फाउंडर है वो स्टीव जॉब्स हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, स्टीव जॉब्स इज द फाउंडर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन। हु इज द करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट? तो करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड जे ट्रम्प है, एंड ही इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो 47th प्रेसिडेंट है वो अमेरिका के। ठीक है जी। द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इन द वर्ल्ड? सो लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, सबसे बड़ा परिंदा जो उड़ नहीं सकता, वो ऑस्ट्रिच है। तो ये था जीके का सेक्शन। Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe.